ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 241। महिला सुपर सैया लूथा ने मेलिंग की उपस्थिति को देखा और अपना मुंह खोला क्योंकि उसके दिल में एक अविश्वसनीय अटकलें चमक रही थीं। सुनहरा प्रकाश, उसकी उपस्थिति उस पौराणिक कथा के समान क्यों दिखती है जिसे पूर्वजों द्वारा पारित किया गया है? क्या ये महिला सुपर सैया बनने वाली है? लानत है, मैं उसे बदलने नहीं दे सकता। लूथा जोर से चिल्लाने में फट गया। उसका उदास चेहरा भयावह लग रहा था क्योंकि उसकी हथेलियों ने शून्य में एक चाप खींचा था और तुरंत घनी भरी लाल ऊर्जा अलग अलग दिशाओं से मेलिंग की ओर निकल गई। गड़गड़ाहट, प्रकाश के घने गोले आकाश में एकत्रित हो गए और भयावह ऊर्जा ने धीरे धीरे एक मोटे और अभेद्य विशाल जाल का निर्माण किया, इससे पहले कि एक विशाल विस्फोट में विस्फोट हो जो दुनिया को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था। हालांकि इन ऊर्जाओं का कोई प्रभाव नहीं था क्योंकि मेलिंग के चारों ओर एक आभासी पदार्थ की एक सुरक्षात्मक परत थी जो उसकी रक्षा कर रही थी। भयावह ऊर्जा ने एक तूफान उठाया, लेकिन वे मेलिंग को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सके। इस समय मेलिंग के शरीर के भीतर, जिसके बाल काले और सोने के बीच बारी बारी से हो रहे थे, बड़े बदलाव हो रहे थे और उसकी आभा लगातार बढ़ रही थी। इस परिवर्तन ने लूथा पर भारी दबाव डाला। अचानक हल्की सुनहरी आभा धीरे धीरे एक उग्र आग की तरह जलने लगी और जैसे जैसे समय बीतता गया, धधकती आभा मजबूत और मजबूत होती जा रही थी। रंग भी गहरा और गहरा होता जा रहा था। आभा का रंग धीरे धीरे हल्के सोने से सोने में बदल गया और अंत में एक चमकीले सुनहरे पीले रंग पर बस गया। बूम! धधकती सुनहरी आभा आकाश में फैल गई और एक राजसी और विशाल आभा ने पूरे ग्रह को ढक लिया। रिमझिम! मेलिंग की धधकती आभा ने आसपास की हवा के खिलाफ दबाया और रगड़ा, जिससे ज़ेज़ ध्वनि हुई। अचानक उसके जेट काले और मुलायम सुंदर बालों ने चमकदार सुनहरे होने से पहले एक सुनहरी चमक बिखेरी। उसके सिर के पीछे लंबे बालों को छोड़कर उसके माथे के ऊपर सुनहरे धमाके उसके दोनों मंदिरों की ओर लहरा रहे थे। एक पल में उसके लंबे बालों और भौहों ने एक सुनहरी चमक बिखेरी और यहाँ तक कि उसकी कसकर बंद आंखें भी हरी हो गईं। सुपर सैया मेलिंग ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी हरी पुतलियां बहुत ठंडी थीं और भावनाओं का कोई निशान नहीं थी। सुनहरी धधकती आभा के बीच लड़की का ग्रेसफुल फिगर पूरी तरह से सामने आ गया था। उसकी आंखें स्पष्ट और गरिमा से भरी हुई थीं। आखिरकार मैं सुपर सैया में टूट गया, मेलिंग ने लूथा को हवा में देखने से पहले खुद से बुदबुदाया। उसकी उज्ज्वल और आकर्षक आंखों ने एक बर्फीली हत्या के इरादे को उजागर किया। उसके मुंह के कोने थोड़ा ऊपर की ओर झुके हुए थे, जिससे एक सुंदर चाप का पता चलता है। मेलिंग ने शून्य में कदम रखा और अचानक उसके पैरों के तलवे ने एक चक्रवात उत्पन्न किया। एक आफ्टर इमेज फ्लैश होते ही जमीन कई मीटर नीचे धंस गई और वह लूथा के पक्ष में पहुंची। दोनों दूर से एक दूसरे के सामने थे। इससे पहले कि वह एक सुपर सैयान में बदल गई, मेलिंग लूथा के मैच से बहुत दूर थी, ठीक उसी तरह जैसे उगते सूरज के लिए उल्का की रोशनी। कोई तुलना नहीं थी। हालांकि सुपर सैया में प्रवेश करने के बाद उनकी स्थिति बदल गई है। अब वह उसे नीचा देख सकता था। टेबल मुड़ गए थे और उनकी स्थिति जल्दी से बदल गई थी। लूथा का चेहरा उदास था और वह बेहोश महसूस कर रहा था। अचानक वे दोनों एक ही समय में चले गए। दो उज्ज्वल प्रकाश किरणें आकाश से होकर गुजरती हैं। उनकी गतिविधियां बेहद तेज थीं और संक्षिप्त संपर्क के दौरान वे तुरंत एक भयंकर लड़ाई में टूट गए। गड़गड़ाहट, होंगशान ग्रह की लाल काली सतह कांप रही थी और काले पर्दे की तरह धूल का एक बादल जल्दी से आकाश को ढक रहा था, जिससे सूरज की रोशनी अवरुद्ध हो गई थी। मंद रंग ऐसा था जैसे स्याही की एक बोतल को ऊपर उठाया गया था और पूरी जमीन पर छिड़का गया था। हूश हूश! आसमान में दो आकृतियां बिजली की तरह तेजी से घूम रही थीं। समय समय पर वे जल्दी से अलग होने से पहले एक दूसरे से टकराते थे और फिर से लड़ना शुरू कर देते थे। वे एक पुरुष और एक महिला थे। आदमी सफेद त्वचा, छोटे और पतले कद में ढका एक विदेशी था और उसके पास शैतान की तरह बैंगनी पुतलियां थीं। औरत सुनहरे बालों वाली थी। उसके माथे के सामने के बाल आसमान में उठ रहे थे और उसका पूरा शरीर एक सुनहरी आग से जल रहा था। क्या यह वह दृश्य नहीं था जिसे बाडॉक ने प्लेनेट बहट पर देखा था? अंतरिक्ष के माध्यम से प्रेषित विशाल दबाव और दूरी में अद्री और अन्य शरीर द्वारा सहन किए गए गुरुत्वाकर्षण कई गुना बढ़ गए, जिससे वे दबाव के कारण आकाश से नीचे गिर गए। आकाश की ओर देखते हुए आद्री और अन्य उत्साहित थे। उनका रंग लाल हो गया, जैसे उन्होंने शराब पी ली हो। मेलिंग एक सुपर सैया में बदल गया है। आद्री उत्तेजना में चिल्लाई, ऐसा कि उसका शरीर भी कांप रहा था। बढ़िया, सुनहरे बाल, इसलिए ये सुपर सैया निकला। ये वास्तव में चौंकाने वाला है। बहुत सारे सैया, जिन्होंने पहले कभी सुपर सैया की उपस्थिति नहीं देखी थी, बुदबुदाए, इतना शक्तिशाली, यहाँ तक कि मेरा दिल भी सुपर सैया के सामने धड़कना बंद कर देता है। हर कोई बोल रहा था, उनका खून खौल रहा था। अंत में एक दूसरा सुपर सैयान ग्रह होंगशान पर दिखाई दिया है। इसके अलावा वह उनमें से अलग हो गया। यह ऐसा था जैसे किसी के पास जाने के लिए कहीं नहीं था और फिर अचानक उनके सामने एक सुरक्षित रास्ता पेश किया गया। इस तरह के एक सुखद आश्चर्य ने उन्हें बहुत प्रोत्साहन दिया।
इसके अलावा मीलिंग, शिलिंग और मायर्स का एक सम्मेलन था। उनकी सफलता का मतलब था कि शिलिंग और मायर्स एक सुपर सैयान की सीमा से बहुत दूर नहीं थे। उन्होंने कहा, मेलिंग आखिरकार सुपर सैया बन गए। मैंने इतने लंबे समय तक उनकी रक्षा नहीं की। एक शांत आवाज सुनाई दी और फिर आकाश में एक आकृति दिखाई दी। सर जिया, छोटी, या तुम आखिरकार वापस आ गए हो। वास्तव में मैं बहुत पहले लौट आया था। हालांकि मैंने खुद को ये देखने के बाद नहीं दिखाया कि मेलिंग और फ्रॉस्ट दानव लड़ रहे थे। निश्चित रूप से यह एक सही निर्णय था, अन्यथा मेलिंग सुपर सैया में प्रवेश करने में सक्षम नहीं होते। आद्री, बाडॉक और अन्य ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। अद्री को अचानक एहसास हुआ, आप छिप रहे थे ताकि मेलिंग दबाव में सफलता हासिल कर सके। हाँ, जिया ने सिर हिलाया। उसका सुंदर चेहरा एक मंद मुस्कान प्रकट कर रहा था। वास्तव में मीलिंग और लूथा के लड़ने के कुछ समय बाद जिया ने ग्रह होंगशान में लौटने के लिए इंस्टेंट ट्रांसमिशन का उपयोग किया था, लेकिन उसने खुद को तुरंत नहीं दिखाया। उन्होंने इसके बजाय थोड़ी देर के लिए छिपना चुना क्योंकि उन्हें तुरंत एहसास हुआ था कि मेलिंग सफलता से केवल एक कदम दूर था। इसलिए उन्होंने मेलिंग को सुपर सैयान दहलीज को तोड़ने के लिए लूथा को एक कदम के पत्थर के रूप में उपयोग करने दिया। अभी जब मेलिंग टूट गया था तो यह जिया था जिसने लूथा के हमले को अवरुद्ध कर दिया था। आपने जो किया वह वास्तव में सही था। आद्री खुशी से मुस्कुराए। ठीक है, मेलिंग और फ्रॉस्ट दानव के बीच लड़ाई कब समाप्त होगी? रेबेका ने आगे बढ़कर पूछा। एक सुपर सैयान की आभा उनकी आभा से बहुत अधिक थी, और यहाँ तक कि उनकी इंद्रियों के साथ वे अंतिम परिणाम बताने में सक्षम नहीं थे। बेशक, जिया की शांत उपस्थिति को देखने के बाद, जिसमें कोई चिंता नहीं दिखाई दी, उन्होंने अनुमान लगाया कि मेलिंग को जीतने की बहुत उम्मीद थी। जिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मेलिंग के बदलने से पहले उसकी युद्ध शक्ति 6 मिलियन थी। सुपर सैयान में बदलने के बाद उनकी युद्ध शक्ति बढ़कर 300 मिलियन हो गई। उस फ्रॉस्ट दानव के लिए उसकी युद्ध शक्ति लगभग 150 मिलियन है। फिर इसका मतलब है कि मेलिंग जीत रहा है, एलिस ने खुशी से कहा। लगभग 2 गुना अंतर। यह जिया और किंग कोल्ट के बीच लड़ाई के समान नहीं था। अंतर बहुत बड़ा था, और कोई भी अतिरिक्त उपाय इसकी भरपाई करने में सक्षम नहीं होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि विजेता निश्चित रूप से मेलिंग होगा, लेकिन अब हमें इसके बजाय चिंता करनी होगी कि क्या प्लेनेट होंगशान इस तरह की लड़ाई को सहन कर सकता है, जिया ने कहा। उसकी बात सुनने के बाद आद्री, बाडॉक और अन्य लोगों ने विचार किया और सिर हिलाया। ठीक वैसे ही जैसे फ्रिजा अपनी सामान्य अवस्था में जहां उसकी युद्ध शक्ति 530,000 थी अपनी उंगलियों को हिलाता था, वह आसानी से वेगेटा ग्रह को नष्ट कर सकता था। और अभी मेलिंग और फ्रॉस्ट दानव दोनों, जिनके पास लाखों में युद्ध शक्ति है, लड़ रहे थे। ये कहा जा सकता है कि वे टाइम बम पर लड़ रहे थे। कोई नहीं जानता था कि ग्रह कब विस्फोट करेगा। जिया और किंग कोल्ट के बीच लड़ाई की तरह, जिसके कारण किंग कोल्ट का मुख्यालय ग्रह नष्ट हो गया। ग्रह होंगशान बहुत नाजुक है। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 242। भागना। जैसे ही जिया और अन्य लोग बात कर रहे थे और हंस रहे थे, युद्ध के मैदान में स्थिति तेजी से बदल गई थी। पहले से ही सुपर सैयान में बदल चुके मेलिंग द्वारा दबाए जाने के बाद लूथा ने आखिरकार समझा कि महान सुपर सैया कितने दुर्जेय थे। कोई आश्चर्य नहीं कि पूर्वज चिल्ड ऐसे शब्दों को पारित करेंगे। सुपर सैया वास्तव में बहुत दुर्जेय हैं। उन्होंने कहा, सुपर सैया बनने के बाद इस महिला को इतना शक्तिशाली क्यों बनना पड़ा? शायद केवल पिता ही उससे निपट सकते हैं। लूथा कड़वा लग रहा था और खुद को कुछ बार थप्पड़ मारना चाहता था। उन्होंने महसूस किया कि ग्रह होंगशान में आना उनके द्वारा किया गया सबसे मूर्खतापूर्ण निर्णय था। नहीं, जब उन्हें मौका मिला तो इन सभी सैयों को नहीं मारना उनकी अब तक की सबसे बड़ी गलती थी। क्या मजाक है, लूथा इस छोटे ग्रह पर नहीं मर सकता। उस पल में लूथा के दिल में कई विचार उभरे और फिर उसने निर्णायक रूप से एक विकल्प बनाया, भागना। यह विचार स्वाभाविक रूप से उनके मन में कौंध रहा था। भागना शर्मनाक नहीं था। अगर किसी को अपनी गलती का एहसास हुआ और इसके बारे में शर्म महसूस हुई, तो वह काफी बहादुर था। लूथा जानता था कि वह उसके लिए कोई मुकाबला नहीं था, इसलिए उसे पीछे हटने का रास्ता खोजना पड़ा। समाधान निर्णायक रूप से भागने के लिए था। जू 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 ऊर्जा तरंगों की एक श्रृंखला उसके हाथों से बाहर फेंक दी गई और पूरे आकाश को घनी रूप से कवर किया गया, जैसे कि कई गोल तोपखाने के गोले आकाश में एक विशाल नेटवर्क बनाते हैं। फिर ये तोपखाने के गोले एक गगनभेदी विस्फोट में फट गए और पूरा आकाश एक उज्ज्वल सफेद रंग में ढक गया। विस्फोट से मेलिंग की दृष्टि बाधित होने का फायदा उठाते हुए लूथा के मुंह के कोने टेढ़े मेढ़े हो गए और फिर वह तुरंत मुड़ गया और तेजी से भाग गया, प्रकाश की किरण में बदल गया और बाहरी अंतरिक्ष की ओर भाग गया। जब से आप ग्रह होंगशान में आए हैं, क्या आपको लगता है कि मैं आपको इतनी आसानी से जाने दूंगा? पीछे रहो, दुष्ट फ्रॉस्ट दानव। मेलिंग की बर्फीली और स्पष्ट आवाज अचानक उसके कान के पीछे सुनाई दी। सुनहरी रोशनी ने उसे पीछे कर दिया और मेलिंग की सुंदर आकृति उसके सामने दिखाई दी। भूत जैसे दुश्मन को देखकर लूथा का दिल बुरी तरह कांप उठा। उसका चेहरा वैकल्पिक रूप से थोड़ी देर के लिए काला और सफेद हो गया,
और एक दर्दनाक संघर्ष के बाद वह गुस्से से दहाड़ा और स्पष्ट रूप से हताश मेलिंग की ओर भागा। लड़ाई जल्द ही समाप्त होने वाली है, अपना सिर उठाते हुए जिया ने उदासीन रूप से कहा। तुरंत उसका शरीर चमक उठा, हवा में केवल एक धुंधली छवि छोड़ गया। जिया मेलिंग और लूथा के बगल में दिखाई दिया। ये क्षण जितना महत्वपूर्ण होगा, उतनी ही अधिक संभावना थी कि हताश स्थिति में संघर्ष और प्रतिरोध के बीच एक संकट छिड़ जाएगा। वह किसी भी संकट को अंकुरित होने से पहले ही बुझा देना चाहते थे। जिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेलिंग ने देखा कि एक व्यक्ति उसके बगल में दिखाई दिया था और आश्चर्य से चिल्लाया। उसकी हरी पुतलियों द्वारा आश्चर्य का एक संकेत दिया गया। जिया ने उसकी ओर सिर हिलाया और मुस्कुराया। तुम लड़ना जारी रखो, मैं पक्ष पर नजर रखूंगा। उसके बाद उसकी आंखों का कोना कांप गया और उसके काले बाल सुनहरे रंग में बदल गए। उसकी शांत हरी आंखें चुपचाप लूथा की ओर देख रही थीं और अचानक एक भव्य आभा के साथ फूट पड़ी जो मेलिंग की तुलना में बहुत मजबूत थी। मम, मेलिंग ने सिर हिलाया। उसकी आंखें थोड़ी संकुचित हो गईं और फिर उसकी बर्फीली हरी आंखें शरारत से चमक उठीं। लूथा का मूड उदास था, उसका पूरा शरीर सुस्त हो गया और वह पागलों की तरह चिल्लाया। क्या हो रहा है? ये सोचना कि एक से अधिक सुपर सैया हैं। इस समय लूथा हक्का बक्का रह गया था। अगर महिला अपनी लापरवाही के कारण पहले टूट गई तो उसके सामने वाले आदमी के बारे में क्या? इस तरह की ताकत वह जलती हुई सुनहरी किरणों को देखकर ही जान गया कि यह महिला की तुलना में बहुत मजबूत थी। शायद उसके पिता राजा डेविडो भी उसके सामने इस आदमी के विरोधी नहीं होंगे। फ्रॉस्ट दानव दौड़ सुपर सैयन को हरा नहीं सकती है। लूथा के दिल में अचानक ऐसी भावना कौंधी कि उसे खुद भी लगा कि यह अकल्पनीय है। सैयान, ये दौड़ वास्तव में बहुत भयावह थी। जैसा कि कुछ लोग लड़ते समय खुद को हताश परिस्थितियों में रखना पसंद करते हैं, कभी कभी ऐसी स्थितियों से बचने के लिए एक अदम्य और प्रभावशाली तरीके की आवश्यकता होती है। ये कहना मुश्किल था कि यह एक अच्छी आदत थी, लेकिन लड़ाई की लय को नियंत्रित करने के लिए लड़ाई में जोरदार और भव्य गति भी आवश्यक थी। तथाकथित ऊपरी हाथ हासिल करें ताकत के प्रदर्शन से दो सुपर सैयान का सामना करते हुए लूथा डरपोक होने लगा और स्पष्ट रूप से प्रभावशाली तरीके से अपनी श्रेष्ठता खो दी। और जैसा कि जिया ने उम्मीद की थी, लूथा मेलिंग का प्रतिद्वंद्वी नहीं था जो सुपर सैयान में बदल गया था। दोनों पक्षों की ताकत एक स्तर की रेखा पर नहीं थी। कुछ ही समय में लूथा का शरीर एक आवारा कुत्ते की तरह कट और चोटों से ढका हुआ था और पूरी तरह से बहादुर और वीर असर खो दिया था जब वह ग्रह होंगशान पर पहुंचा था। एक कोने वाले जानवर की तरह एक कोने में ले जाने के कारण उसे कुछ चरम करने से रोकने के लिए जिया ने सतर्कता के साथ उसे देखा। हुआला, युद्ध के मैदान के बीच में अचानक एक चमकदार और पारभासी चमक उठी और उज्ज्वल और सुंदर चमक के साथ चमकता एक ऊर्जा ब्लेड एक पतले रेशम रिबन की तरह था। क्योंकि यह आसानी से और शालीनता से आकाश के माध्यम से घूमता था, रास्ते में सब कुछ काट देता था। इसने सभी बचाव को व्यर्थ बना दिया। पुच्छी, एक स्तब्ध अभिव्यक्ति और चेहरे पर एक कठोर मुस्कान के साथ, लूथा ने कभी नहीं सोचा था कि वह इस दूरस्थ ग्रह पर अपना जीवन खो देगा, लेकिन ऊर्जा ब्लेड जो कागज की तुलना में अनगिनत गुना पतला था, उसकी छाती के माध्यम से घुस गया। ये कैसे हो सकता है? लूथा की अभिव्यक्ति निराशाजनक थी। ग्रह होंगशान पर व्यर्थ आक्रमण, आप इन सभी के लिए केवल खुद को दोषी मानते हैं। आप मेरे हाथों से मरने वाले पहले फ्रॉस्ट दानव हैं। मेलिंग ने बिना किसी अभिव्यक्ति के कहा। उसकी बर्फ ठंडी आंखें लूथा की नसों को चुभ रही थीं। लानत है सैयान, मुझे तुम्हें मारना होगा। यह नहीं जानते कि उसे ताकत कहाँ से मिली। लूथा, जिसका शरीर आधा हो गया था, उड़ गया और अपने तेज पंजे को मेलिंग की ओर बढ़ाया। उसे अपने साथ मौत के घाट उतारने की कोशिश की। मौत को गले लगा लो। साइड में खड़े होकर जिया की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई और उसने निर्णायक रूप से हमला करने का फैसला किया। वह तेज और हिंसक था। एक झटके में उसके विशाल स्टील जैसे हाथ ने लूथा के सिर को पकड़ लिया और फिर उसने हिंसक रूप से ताकत लगाई। काच, आश्चर्यचकित मेलिंग ने लूथा की आंखों को सफेद कर दिया। उसका कठोर सिर अचानक खुल गया और लाल सफेद तरल बाहर निकल गया और आकाश से नीचे गिर गया। मर गया? मेलिंग आश्चर्य से चिल्लाया। स्वाभाविक रूप से वह मर चुका है। जिया ने अपना सिर हिलाया और अपनी हथेली में एक आग का गोला बनाया, जिससे उसके हाथों पर खून के धब्बे साफ हो गए। ओह, मेलिंग खुशी से मुस्कुराई, आकाश में चारों ओर घूमी और फिर जिया की बांह को कसकर गले लगा लिया। इस बार मैंने ग्रह होंगशान की रक्षा की। क्या आपको मुझे कुछ इनाम नहीं देना चाहिए? novelUSB.com। तुम क्या चाहते हो? जिया मुस्कुराया। मेलिंग ने एक पल के लिए सोचा, लेकिन वह कुछ भी सोचने में सक्षम नहीं थी। हे ही, वैसे भी बस इसे कुछ समय के लिए नोट करें। ओह, सम्मेलन समय जल्द ही समाप्त होने वाला है। अचानक मेलिंग मुस्कुराया और उसके चेहरे पर चूमने से पहले दौड़ गया। फिर जिया की आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति के तहत एक सुनहरी रोशनी चमकी और वह फिर से शीलिंग और मायज में विभाजित हो गई। ऐसा लगता था कि जब वे फ्यूज हो गए थे तो उन्होंने बहुत अधिक ऊर्जा समाप्त कर दी थी। इसलिए शीलिंग और मायज में वापस विभाजित होने के बाद उन्होंने एक साथ उड़ने की अपनी क्षमता खो दी और हवा से गिर गए। ये लड़की, यहाँ आओ। ऐसा लगता है
कि हालांकि शिलिंग और मायर्स आपस में जुड़ गए थे, लेकिन उनके व्यक्तित्व को स्पष्ट रूप से शिलिंग की भावनाओं को अधिक विरासत में मिला था। अपना सिर हिलाते हुए जिया ने आगे बढ़कर दो लड़कियों को कसकर पकड़ लिया, एक बाईं ओर और दूसरी दाईं ओर। इस समय आद्री और अन्य लोग भी उड़ गए। रेबेका और लिस के हाथों में दो लड़कियों को डालते हुए जिया ने ग्रह होंगशान को देखा, जो लड़ाई के कारण पहचान से परे बदल गया था, और आह भरी। चलो पहले वापस चलते हैं। उन घरों और इमारतों को जो ढह गए हैं उन्हें फीदया लोगों द्वारा संभाला जा सकता है, लेकिन मुख्य भूमि की टेक्टोनिक प्लेट को पूरी तरह से ग्रह की बहाली शक्ति पर निर्भर करके ठीक होने के लिए लंबे समय की आवश्यकता हो सकती है। हाँ, किसने सोचा था कि एक दिन यहाँ तक कि एक ग्रह भी इतना नाजुक हो जाएगा। एक सुपर सैया की लड़ाई देखने के बाद आद्री ने अपने विचार व्यक्त किए। स्थिति इतनी तेजी से बदलती है कि कभी कभी लोग प्रतिक्रिया नहीं दे पाते हैं। अतीत में प्लेनेट वेगेटा के समय के दौरान भले ही उन्होंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया हो, यह जरूरी नहीं कि मुख्य भूमि की टेक्टोनिक प्लेट को नष्ट करने में सक्षम हो। किसने सोचा था कि कुछ ही वर्षों में एक पूरा ग्रह भी सयन की मजबूत युद्ध शक्ति का सामना नहीं कर सकता था। ग्रह होंगशान का गुरुत्वाकर्षण ग्रह वेगेटा की तुलना में बहुत अधिक था, जिसका अर्थ था कि ग्रह होंगशान वास्तव में ग्रह वेगेटा की तुलना में बहुत टिकाऊ था। शायद मुझे ग्रह को मजबूत करने के लिए ड्रैगन गेंदों का उपयोग करना चाहिए, अन्यथा बहुत सारी सीमाएं होंगी, जिया ने कहा। इस लड़ाई की तरह अगर यह काय की पवित्र दुनिया जैसी जगह पर हुआ था, और भले ही यह काय की पवित्र दुनिया नहीं है, तो उसे ग्रह होंगशान के ढहने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, जब तक कि यह एक ग्रह था जो ग्रह होंगशान की तुलना में अधिक टिकाऊ है। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 243। ग्रह होंगशान का पुनर्निर्माण भयंकर लड़ाई आखिरकार खत्म हो गई थी। फ्रॉस्ट दानव दौड़ से आक्रमण ग्रह होंगशान की जीत के साथ समाप्त हुआ। हालांकि प्रक्रिया खतरों से भरी थी, परिणाम स्पष्ट था। होंगशान ग्रह के सयान के बीच एक दूसरा सुपर सयान दिखाई दिया था। फ्यूजन से गठित एक विशेष अस्तित्व के रूप में मेलिंग की सफलता का मतलब ये भी था कि शीलिंग और मायर्स सुपर सयान के दायरे से बहुत दूर नहीं है। उन्होंने पहले से ही एक सुपर सयान की शक्ति का अनुभव किया है और अपनी भविष्य की सफलता के लिए सभी बाधाओं को हटा दिया है। लड़ाई के कारण होने वाले नुकसान की जांच करने के लिए फीदया लोगों को निर्देश देने के बाद जिया अद्री और अन्य लोगों के साथ सयान के शहर में लौट आया। एक एक करके जिन और अन्य जो तैरते हुए द्वीप पर बहुत ऊपर थे, वे भी लौटने लगे, और उनके साथ सुनहरे बालों वाला लॉन्च भी लौट आया। लड़ाई के बाद पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुके शहर को देखते हुए जिया ने एक गहरी सांस ली। इस सारी गड़बड़ी को साफ करने में काफी समय लगने वाला था। डुओकेला, इन इमारतों की मरम्मत में कितना समय लगेगा? जिया ने डुओकेला से पूछा। डुओकेला ने इमारतों को संक्षेप में देखा और जवाब दिया, हालांकि अधिकांश इमारतें पूरी तरह से ध्वस्त नहीं हुई हैं, उनकी नींव पहले से ही क्षतिग्रस्त है। इसे फिर से पूरी तरह से बनाने में लगभग 7 दिन लगेंगे। हालांकि लड़ाई से नष्ट हुए जंगलों को अपनी मूल स्थितियों में लौटने के लिए कई साल लग सकते हैं। ग्रह होंगशान के सुंदर वातावरण को युद्ध में भारी विनाश का सामना करना पड़ा, इसलिए स्वाभाविक रूप से ठीक होने में कई साल लगेंगे। ठीक है, जिया ने सिर हिलाया। फीदया लोगों की तकनीक बहुत विकसित थी, लेकिन फिर भी पकने में तेजी लाने के लिए उच्च तकनीक का उपयोग करने में लंबा समय लगेगा। अरे, यह अफसोस की बात है कि इतनी अच्छी जगह नष्ट हो गई है। क्या पृथ्वी पर ड्रैगन बॉलर्स नहीं है? आप ग्रह होंगशान को बहाल करने के लिए ड्रैगन गेंदों का उपयोग क्यों नहीं करते हैं? सुनहरे बालों वाले लॉन्च ने जंगलों और इमारतों को देखा जो थोड़ी देर के लिए दूर नहीं थे, और आकस्मिक रूप से सुझाव दिया गया था। जब वह पृथ्वी पर थी तो उसने कोरिन को ड्रैगन गेंदों का उल्लेख करते हुए सुना था, और वह व्यक्तिगत रूप से उनकी तलाश में गई थी। हालांकि उसे लंबे समय तक खोजने के बाद भी कुछ नहीं मिला, क्योंकि उसके पास ड्रैगन बॉल रडार नहीं था। जिया ने उसे एक नज़र में गोली मार दी। सुनहरे बालों वाले लॉन्च को अभी भी पता नहीं था कि जिस फ्लोटिंग द्वीप पर वह रह रही थी, वह क्रिस्टल ड्रैगन गेंदों का उपयोग करके उसके द्वारा बनाया गया था। यद्यपि उनके व्यक्तित्व एक शरीर साझा करते हैं, उनकी यादें स्पष्ट रूप से अलग थीं और एक दूसरे के साथ मिश्रित नहीं थीं। जिया ने कहा, मैं ड्रैगन गेंदों का उपयोग करके एक इच्छा बनाने का इरादा रखता हूँ, लेकिन पृथ्वी के ड्रैगन बॉलर्स का नहीं। चौड़ी आंखों वाले सुनहरे बालों वाले लॉन्च ने पूछा, अगर पृथ्वी की ड्रैगन गेंदों का उपयोग नहीं किया जाता है तो आप क्या उपयोग करेंगे? क्या अभी भी अन्य ड्रैगन गेंदें हैं? हालांकि जिया ने उनके सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह डुओकेला की ओर मुड़ा और कहा, मैं आपको सयान के शहर को जल्द से जल्द अपनी मूल स्थिति में बहाल करने के लिए परेशान करूंगा। हाँ सर जिया, डुओकेला ने जल्दी से जवाब दिया। ओह, वैसे मैं पहले ही फ्रीजा और किंग कोल्ड को मार चुका हूं जब मैं उत्तरी क्षेत्र में गया था, जिया ने कहा। फ्रीजा के शिकार के रूप में उन्होंने इस खबर के बारे में फीदया लोगों को बताना आवश्यक समझा। निश्चित रूप से खबर सुनने के बाद डुओकेला तुरंत उत्साहित हो गया, उसका चेहरा खिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर जिया। डुओकेला ने जिया को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। जब जर्बन ने ग्रह फीदया पर आक्रमण करने के लिए एक कॉप का नेतृत्व किया
तो जिया वह था जिसने उन्हें बचाया। अब जब उसने बदला लेने में उनकी मदद की थी तो ड्रोकेला जिया के लिए बहुत आभारी था। इसका उल्लेख मत करो। हल्के से हंसते हुए जिया ने ड्रोकेला को कुछ और शब्दों के साथ प्रोत्साहित किया और फिर उसे काम पर वापस जाने दिया। ड्रोकेला ने जोर से सिर हिलाया और धीरे धीरे चला गया। ड्रोकेला की छोटी और पतली पीठ को देखते हुए जिया बेहोश होकर मुस्कुराया। सैया फीदिया लोगों के साथ एक साथ बंधे हुए थे। एक के पास ताकत है और दूसरे के पास तकनीक है। यह एक उत्कृष्ट संयोजन था। दोनों पक्ष एक दूसरे की बहुत अच्छी तरह से तारीफ करते हैं। इन लोगों को पूजा करते हुए देखो, कुबर। आपका नेता एक दयालु नेता होने का नाटक करता है। सुनहरे बालों वाली लॉन्च ने अपनी बाहों को अपनी छाती के पार पार किया और धीमी आवाज के साथ कहा, दयालु। जिया ने उसकी ओर देखा। इस छोटी लड़की की नसें वास्तव में साधारण मोटी नहीं थीं। अचानक उसने उसकी गर्दन और अपने दूसरे हाथ को पकड़ लिया, एक ड्रिल की तरह उसके सिर पर जबरदस्ती रगड़ा और उसे जाने देने से पहले उसके सीधे सुनहरे बालों को गड़बड़ कर दिया। सुनहरे बालों वाली लॉन्च ने दर्द में अपना सिर ढक लिया और गुस्से से चिल्लाया, तुम हर बार मुझे इतना धमकाते हो। सुनहरे बालों वाली लॉन्च बहुत गुस्से में थी। उसके गाल फूले हुए थे, लेकिन जब उसने जिया की भगवान जैसी शक्तिशाली ताकत के बारे में सोचा तो उसके पास अपनी कमजोर ताकत से बदला लेने का कोई मौका नहीं था। ये सोचकर वह निराश महसूस किए बिना नहीं रह सका। समय बीतता गया और पलक झपकते ही 7 दिन बीत गए। फीदिया लोगों की हलचल के तहत ध्वस्त इमारतों का निर्माण फिर से किया गया था और ग्रह होंगशान ने जल्दी से अपनी मूल सामाजिक व्यवस्था को पुनर्प्राप्त किया। जिया फीदिया लोगों की कार्यकुशलता पर सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। कुछ ही दिनों में एक पूरी तरह से नए शहर का निर्माण किया गया था। ये सिर्फ प्राकृतिक वातावरण था जिसे लूथा द्वारा नष्ट कर दिया गया था, जो अभी भी पूरा नहीं हुआ था। यहाँ तक कि फीदिया लोगों के पास इसे बहाल करने का कोई तरीका नहीं है। पिछले कुछ दिनों में शिलिंग और मायज निष्क्रिय नहीं थे। जब से मेलिंग सुपर सैयान में बदल गया था, तब से ऐसा लगता था कि वे मेलिंग बनाने वाले 2 व्यक्तियों के रूप में बहुत प्रबुद्ध हो गए थे। पिछले कुछ दिनों से वे खाने पीने की बातें भूल गए थे और खुद को शोध में डुबो चुके थे। स्वाभाविक रूप से परिणाम बहुत महत्वपूर्ण थे और केवल 7 दिनों में उन्हें एक रास्ता मिल गया था, क्योंकि उनकी युद्ध शक्ति भी बड़े अंतर से आसमान छूने लगी थी। एक दिन दोपहर में होंगशान ग्रह से दूर एक ग्रह पर कई लोग एक साथ इकट्ठा हुए थे। करीब से देखने पर वे जिया, शिलिंग, मायज, एड्री, बाडॉक और अन्य थे। यहाँ तक कि लॉन्च भी उनमें से एक था। वे ग्रह होंगशान को मजबूत करने के लिए क्रिस्टल ड्रैगन गेंदों का उपयोग करने के लिए इस दूरस्थ ग्रह पर आए थे, क्योंकि जैसे जैसे सैयान की ताकत बढ़ती गई, ग्रह होंगशान का स्थायित्व उनकी शक्तियों का सामना करने में अधिक से अधिक असमर्थ हो जाएगा। विशेष रूप से इस बार हुई लूथर आक्रमण की घटना ने जिया को एक चेतावनी दी थी। वह एक दिन वापस नहीं आना चाहता था और पता चलता है कि ग्रह होंगशान पूरी तरह से गायब हो गया था। सुनहरी लॉ शेनरॉन को आखिरी बार तलब किए हुए सिर्फ 1 साल से अधिक समय बीत चुका था। ड्रैगन गेंदों की समायोजन अवधि पहले ही बीत चुकी थी और अब ये फिर से पत्थर की स्थिति से क्रिस्टल ड्रैगन गेंदों में बदल गया था। सबसे पहले वह क्रिस्टल ड्रैगन गेंदों का इतनी बार उपयोग नहीं करना चाहता था। हालांकि ग्रह होंगशान को मजबूत करने की समस्या पर विचार करते हुए जिया ने महसूस किया कि यह अधिक शक्तिशाली क्रिस्टल ड्रैगन गेंदों का उपयोग करने के लिए अधिक उपयुक्त था। अरे जिया, क्या हम शेनरॉन को यहाँ बुला रहे हैं? सुनहरे बालों वाली लॉन्च ने उच्च उत्साह में पूछा, क्योंकि आसपास के गर्म जैसे आग के तापमान ने उसके गालों को पसीने के मोतियों में ढक दिया। ये जगह वह ग्रह था जिस पर जिया और शिलिंग ने अतीत में अक्सर प्रशिक्षण लिया था। हालांकि क्योंकि यह लंबे समय से शक्तिशाली ऊर्जाओं को सहन कर रहा था, यह उजाड़ ग्रह और भी उजाड़ हो गया था। जब से उसने शिलिंग से क्रिस्टल ड्रैगन गेंदों के बारे में सीखा, सुनहरे बालों वाला लॉन्च उसे परेशान कर रहा था और शेनरॉन की राजसी उपस्थिति को देखने के लिए अनुसरण करना चाहता था। अंत में वह अपना मन बदलने में असमर्थ था और बस उसे एक साथ लाया। यह सही है, जब शेनरॉन को थोड़ी देर में बुलाया जाता है तो हर किसी को थोड़ा पीछे हट जाना चाहिए। जिया ने सिर हिलाया और कहा, क्योंकि क्रिस्टल ड्रैगन बॉलर्स शेनरॉन को बुलाने पर जो तमाशा दिखाई देता है वह बहुत भव्य था। प्लेनेट होंगशान और प्लेनेट मीशान स्पष्ट रूप से सुनहरी लॉ शेनरॉन को बुलाने के लिए उपयुक्त नहीं थे। इस प्रकार बुलाने का स्थान प्रशिक्षण ग्रह पर चुना गया था, जो ग्रह होंगशान से बहुत दूर नहीं था। वास्तव में, हालांकि हम लंबे समय से ड्रैगन गेंदों के बारे में जानते थे, हमने अभी भी नहीं देखा है कि शेनरॉन कैसा दिखता है। आद्री हार्दिक स्वर में हंसे। मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ी देर में आप निश्चित रूप से डर जाएंगे। मायज बाहर कूद गए। नॉवल यूएसबी सी ओमाइक्रॉन एम। हा हा हा। मायज, मुझे नहीं लगता कि ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी है जिसे हमने अभी तक नहीं देखा है। हम कैसे डर सकते हैं? एलिस ने अपना सिर हिलाया। उसने एक फ्रॉस्ट दानव का भी सामना किया था, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसे डरा सके। क्या ये हो सकता है कि शेनरॉन फ्रॉस्ट दानवों की तुलना में बहुत अधिक भयावह था? वैसे भी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। मायज ने अपने छोटे से मुंह को घुमाया, ये सोचकर कि जब उसने पहली बार सुनहरी लॉ शेनरॉन को देखा था
शेनरॉन का विशाल सिर जो वायुमंडल के माध्यम से प्रवेश करता था, ऐसा लग रहा था जैसे ये पृथ्वी पर बमबारी करने वाला एक सितारा था। मायस थोड़ी देर में सभी के भावों को देखने के लिए तत्पर रहने के अलावा कुछ नहीं कर सके। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 244, ग्रह के कोर का स्थायित्व। शीलिंग, इस बार आपको इसे बुलाना चाहिए। जिया ने 7 क्रिस्टल ड्रैगन गेंदों को बाहर निकाला और उन्हें शीलिंग को सौंप दिया। ड्रैगन गेंदों के निर्माता के रूप में जिया को शेनरॉन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए पुल के रूप में सेवा करने की आवश्यकता थी और व्यक्तिगत रूप से इच्छा नहीं कर सकता था। ठीक है, हल्के से सिर हिलाते हुए शीलिंग ने 7 ड्रैगन गेंदों को लिया और उन्हें जमीन पर रख दिया। ड्रैगन के गोले एक दूसरे से टकराए और तुरंत झिलमिलाने लगे, जिससे कम बज 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 की आवाजें आने लगीं। बाहर आओ, शेनरॉन, शीलिंग ने तेज आवाज में पुकारा, जैसे कि पिछली बार नीले बालों वाले लॉन्च ने किया था। उसकी आवाज अभी गिरी ही थी कि 7 क्रिस्टल ड्रैगन बॉलर्स भयंकर रूप से झिलमिलाने लगी, और कौन जानता है कि सुनहरे बादल कहां से तैर रहे थे, पूरे आकाश को ढक रहे थे। जल्द ही पूरा ग्रह सुनहरे जादुई बादलों में घिरा हुआ था। शीलिंग और मायज ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ एक दूसरे को देखा। पहली बार की तरह ही शेनरॉन के दिखाई देने का दृश्य बेहद चौंकाने वाला था। ये पहली बार था कि आद्री और अन्य लोगों ने इस तरह का शानदार दृश्य देखा था। हर कोई हैरान महसूस किए बिना नहीं रह सका, खासकर जब शेनोन का विशाल सिर बाहरी अंतरिक्ष से बाहर आया। इसकी उपस्थिति, जिसने आकाश और सूर्य को मिटा दिया, ने उनके पूरे दृश्य क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। तो शेनरॉन इस तरह दिखता है। ये वास्तव में शानदार है। मायस के कंधे को गले लगाते हुए एलिस की आवाज थोड़ी कांप रही थी। मायस, आप सही थे, मैं वास्तव में डरा हुआ हूँ। तुम्हें ऐसा बताया था? मायस गर्व महसूस कर रहे थे, जैसे कि शेनरॉन उसके द्वारा बनाया गया था। वाह, यह इतना बड़ा है। इसकी लंबाई लगभग पूरे ग्रह के चारों ओर घूम सकती है। सुनहरे बालों वाली लॉन्च गूंगा था, उसके होंठ थोड़ा हिल रहे थे क्योंकि वह धीमी आवाज में बुदबुदा रही थी। इस समय सुनहरी लॉ शेनरॉन ने बात की। उसकी तेज आवाज सभी दिशाओं से अभिसरण हुई और उनके कानों में प्रसारित हुई। ये गगनभेदी था। जिन लोगों ने 7 ड्रैगन गेंदों को इकट्ठा किया है, वे अपनी इच्छा बोलें। शेनरॉन, कृपया ग्रह होंगशान को बदलने के लिए अपनी पूरी कोशिश करें जब तक कि ये पर्याप्त रूप से टिकाऊ न हो, लेकिन ऊपर सयान के सामान्य जीवन को प्रभावित न करें। शीलिंग शेनरॉन की ओर चिल्लाया। जब शीलिंग ने इच्छा व्यक्त की, तो उसने यह निर्दिष्ट नहीं किया कि परिवर्तन करते समय कितने टिकाऊ ग्रह होंगशान को बनाया जाना था। इसके बजाय उसने शेनरॉन को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए कहा। यह वर्डप्ले था। ये किसी खामी का फायदा उठाने जैसा था। इसके अलावा जिया ने उसे स्पष्ट रूप से ऐसा कहने के लिए कहा था। एक निश्चित सीमा तक विशिष्ट परिवर्तन और उनकी क्षमता के अनुसार परिवर्तन 2 पूरी तरह से अलग अवधारणाएं थीं। यदि इच्छा ग्रह होंगशान को काय की पवित्र दुनिया के रूप में टिकाऊ बनाने के लिए बदलना था, तो कौन जानता है कि यह इच्छा एक साधारण इच्छा होगी, या यदि यह सुनहरी लॉ शेरॉन की क्षमता से परे होगी। हालांकि जिया की समझ के अनुसार ग्रह होंगशान को काय की पवित्र दुनिया के समान स्थायित्व में बदलना सुनहरी लॉ शेरॉन के लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। इस प्रकार इसका मतलब है कि उसकी इच्छा आसानी से पूरी हो सकती है, और शायद ग्रह होंगशान बहुत अधिक टिकाऊ हो सकता है। इसलिए शेनरॉन को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने देना सबसे अच्छा था। आपकी इच्छा बहुत आसान है। सुनहरी लॉ शेरॉन की तेज आवाज गूंज उठी, और साथ ही इसकी विशाल ड्रैगन आंखें लाल रोशनी से जगमगा उठीं। नॉवल USB.com। इस समय जिया इच्छा बनाने के लिए पुल के रूप में अस्पष्ट रूप से महसूस किया कि एक बल निकाला और उपयोग किया जा रहा था, लेकिन पिछले कुछ बार इच्छा करते समय बल नहीं उभरा। ऐसा लगता था कि जब सुनहरी लॉ शेनरॉन अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है, तो इसके निर्माता के रूप में वह कुछ आंदोलनों को भी महसूस कर सकता है। उसी समय दूसरी ओर ग्रह होंगशान के तारों से भरे आकाश में दूर एक चमत्कारी दृश्य हो रहा था। सुनहरी किरणें अचानक पूरे आकाश में हर जगह फैल गईं। पूरा ग्रह बाहर एक चमकीले रंग और चमकदार परत में लिपटा हुआ लग रहा था। अचानक वे किरणें एक साथ इकट्ठा हुईं और सुनहरे तरल बारिश की बूंदों में बदल गईं, और फिर सुनहरी बारिश की बूंदें आसमान से नीचे गिर गईं। ये सब कुछ नम करने वाली शुरुआती वसंत बूंदाबांदी की तरह था, और पूरा ग्रह अचानक जीवन शक्ति से भरा हो गया। होंगशान ग्रह पर हर जगह चमत्कारी चीजें हो रही थीं, जैसे कि समय पीछे की ओर बह रहा हो। महाद्वीप की टूटी हुई टेक्टोनिक प्लेट ठीक होने लगी। ये हिल गया, और मिट्टी और चट्टानें लुढ़क गईं, और गहरी खाई जादुई रूप से बंद हो गई, क्योंकि यह तब एक सपाट भूमि बन गई। गड्ढे गायब होने लगे, और मिट्टी और जंगल चले गए, अपनी मूल उपस्थिति में लौट आए। ऊंचे और मजबूत पेड़ कूद गए, और बंजर भूमि फिर से जंगल बन गई। जैसे जैसे सुनहरी बारिश की बूंदें धीरे धीरे जमीन में रिसती गईं, होंगशान ग्रह के अंदर पृथ्वी को हिलाने वाले बदलाव हो रहे थे। ग्रह के कोर के अंदर चिलचिलाती मैग्मा को थोड़ा थोड़ा करके सुनहरी ऊर्जा द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, और ग्रह का स्थायित्व लगभग हर सेकंड बदलता रहा। अंत में जब ग्रह का पूरा कोर एक सुनहरे तरल में बदल गया, तो ग्रह होंगशान का प्रारंभिक परिवर्तन पूरा हो गया।
इसके बाद ग्रह के कोर के अंदर जमा घनी ऊर्जा धीरे धीरे ग्रह पर सब कुछ नम कर देगी। संक्षेप में, ग्रह होंगशान इस समय काई की पवित्र दुनिया से भी बदतर नहीं था, और इसने स्थायित्व के मामले में काई की पवित्र दुनिया को भी कई गुना पीछे छोड़ दिया है। अगर काई की पवित्र दुनिया के सर्वोच्च काई को पता था कि काई की पवित्र दुनिया की तुलना में नश्वर दुनिया में और भी अधिक टिकाऊ ग्रह था, तो वह अविश्वसनीय रूप से चौंक जाएगा। तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है। ग्रह होंगशान के अंदर का रूप बदल गया है। मैंने ग्रह के मूल में अपनी शक्ति छोड़ दी है। आने वाले दिनों में यह ऊर्जा ग्रह होंगशान को मजबूत करना जारी रखेगी। सुनहरी लौ शेनरॉन के बोलने के बाद वह जल्दी से एक सुनहरी किरण में बदल गया और गायब हो गया। जिया ने 7 क्रिस्टल ड्रैगन गेंदों को पकड़ लिया, जैसा कि उसने अतीत में किया था, और शिलिंग से कहा, जब हम वापस जाते हैं तो ड्रैगन गेंदों को तैरते द्वीप पर छिपा दें जहां कोई भी उन्हें नहीं ढूंढ सकता है। मम, शिलिंग ने सिर हिलाया। चलो वापस जाएं और ग्रह होंगशान की स्थिति को देखें। क्रिस्टल ड्रैगन गेंदों द्वारा उत्पादित परिणाम हमेशा उत्कृष्ट रहे हैं। यह शायद हमें एक अच्छा आश्चर्य देगा, जिया ने कहा। आद्री ने उत्साह के साथ कहा, हाँ, चलो वापस चलते हैं और ग्रह होंगशान के स्थायित्व का परीक्षण करते हैं। यदि ग्रह की सतह एक शक्तिशाली ऊर्जा हमले का सामना कर सकती है, तो हम अब से अपने दिमाग को आराम से सेट कर सकते हैं। ब्रुक मुस्कुराया। पल्लाडी ने एलिस के कंधे पर अपना हाथ रखा और खुशी से आग्रह किया, जाओ जाओ, चलो वापस आते हैं और एक नजर डालते हैं। क्रिस्टल ड्रैगन गेंदों की भव्यता उनके लिए एक आंख खोलने वाली थी, लेकिन अभी वे प्लेनेट होंगशान की तरफ की स्थिति के बारे में अधिक चिंतित थे। जिया भी हंस पड़ी। चूंकि हर कोई वापस जाने के लिए बहुत उत्सुक है, तो चलो वापस आते हैं। बोलना समाप्त करते हुए उन्होंने शिलिंग और मायस को देखा और उन दोनों ने सिर हिलाया। इसलिए उन्होंने जल्दी से इंस्टेंट ट्रांसमिशन लॉन्च किया और ग्रह होंगशान में लौट आए। एक बार फिर होंगशान ग्रह के वातावरण में प्रवेश करते हुए ठंडी और ताजी हवा ने उन्हें तरोताजा महसूस कराया। वे एक छोटी सी दूरस्थ पहाड़ी पर दिखाई दिए। ये युद्ध के मैदान से बहुत दूर नहीं था जो कुछ समय पहले हुआ था। दूर से झांकते हुए एक हरा भरा कुंवारी जंगल उनकी दृष्टि में प्रवेश कर गया। पिछले उजाड़ और नष्ट दृश्य पहले ही गायब हो गए थे। सब कुछ वास्तव में बहाल कर दिया गया है। हर कोई बहुत हैरान था। 4 या 5 मीटर मोटे विशाल पेड़ों को देखकर ये कल्पना करना मुश्किल था कि यह जगह कुछ समय पहले नष्ट हो गई थी। ठीक है, चलो ग्रह के स्थायित्व का परीक्षण करते हैं, आद्री ने कहा और उसके हाथ में एक नीली सफेद ऊर्जा की गेंद बन गई। अशांत ऊर्जा हवा के खिलाफ रगड़ती है और जी ध्वनियों का उत्पादन करती है। बस इसकी असाधारण शक्ति से ये देखा जा सकता था कि इसमें निहित ऊर्जा बहुत बड़ी थी। यदि इस तरह की ऊर्जा का गोला एक साधारण ग्रह पर गिरता है, भले ही ग्रह उखड़ न जाए, कम से कम इसकी टेक्टोनिक प्लेट टूट जाएगी और सभी जीवन रूपों के मरने के साथ एक विश्व स्तरीय आपदा होगी। हाँ, ऊर्जा की गेंद को थोड़ा थोड़ा करके जमीन में धकेलना शुरुआत में बहुत आसान था। जिस क्षण ग्रह की सतह पर मिट्टी जलती हुई ऊर्जा के संपर्क में आई, ऐसा लगा जैसे लावा एक झील में बह गया था, क्योंकि बड़ी मात्रा में भाप निकली थी और सतह पर मिट्टी तुरंत वाष्पीकृत हो गई थी। हालांकि जब ऊर्जा की गेंद 2 से 3 मीटर तक जमीन में गहराई तक चली गई, तो इसके लिए आगे बढ़ना बेहद मुश्किल हो गया। 5 मीटर गहरा जाने के बाद यह आगे नहीं बढ़ सकता था। ऐसा लग रहा था कि आद्री के हाथ में ऊर्जा की सीमा यहीं तक है। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 245। फ्रीजा होश में आ रहा है। हा। यहाँ तक कि मेरी पूरी ताकत के हमले के साथ ये जमीन में केवल 5 मीटर तक घुस सकता है और यह आगे प्रभावी नहीं है। ड्रैगन गेंदों द्वारा परिवर्तन वास्तव में अद्भुत है। ग्रह होंगशान पर ड्रैगन बॉलर्स ट्रांसफॉर्मेशन के प्रभाव को देखने के बाद आद्री दिल से हंसे। मुझे कोशिश करने दो। जिया भी कुछ हद तक गर्भवती थी। बोलने के बाद वह सुपर सैया में बदल गया। जोरदार और विशाल भव्य आभा ने तुरंत पूरे ग्रह को कांपने का कारण बना दिया। हालांकि ये स्थिति 1 सेकंड से भी कम समय तक चली और फिर पूरा ग्रह फिर से शांत हो गया। ऐसा लगता है कि उसने दबाव को झेल लिया है। ग्रह के कोर के काम के तहत ग्रह होंगशान कुछ हद तक मजबूत था। जाओ। उसने अपने हाथ के भीतर एक चमकदार ऊर्जा लहर बनाई और फिर तुरंत इसे बाहर फेंक दिया। चमकदार ऊर्जा लहर आकाश के माध्यम से तेजी से आगे बढ़ी, एक सफेद आफ्टर इमेज को पीछे छोड़ दिया। गड़गड़ाहट। जैसे ही जमीन हिंसक रूप से हिलती है, 1 किलोमीटर दूर एक गहरे नारंगी मशरूम का बादल उठता है। भयंकर हवा के फैलने के बाद जिया ने जमीन को देखा, लेकिन उसने केवल 10 मीटर व्यास से कम और गहराई 4 मीटर से कम का प्रभाव गड्ढा देखा, जो अद्री द्वारा बनाए गए से भी बदतर था। बेशक इसका मतलब यह नहीं था कि जिया की ऊर्जा लहर एड्री की तरह मजबूत नहीं थी, लेकिन ये कि ग्रह होंगशान के अंदर कुछ ही सेकंड में बहुत मजबूत हो गया था। इसके अलावा जिया ने यह भी पाया कि हमला जितना शक्तिशाली होगा, ग्रह होंगशान की प्रतिरोध करने की क्षमता उतनी ही मजबूत होगी। अपनी अटकलों का परीक्षण करने के लिए जिया ने ऊर्जा और हमले में हेरफेर करना जारी रखा और कुछ समय के लिए हवा जमकर बढ़ी, बिजली चमकी और गरज लुढ़क गई।
कुछ समय तक लगातार हमला करने के बाद उन्हें वे परिणाम मिले जो वह चाहते थे। ये स्थायित्व काई की पवित्र दुनिया से भी बदतर नहीं है। यहाँ तक कि मार्जिन बुयू के स्तर का ऊर्जा हमला भी ग्रह को नष्ट नहीं कर सकता है। जिया ने अंदर से सोचा, कम से कम जब तक कोई सुपर सयान 3 तक नहीं पहुंच जाता तब तक ग्रह होंगशान सुरक्षित रहेगा। अकेले एक रक्षात्मक दृष्टिकोण से ग्रह होंगशान अब काई की पवित्र दुनिया की तुलना में कम टिकाऊ नहीं था और विकास के लिए और भी अधिक दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य से ग्रह होंगशान में काई की पवित्र दुनिया की तुलना में अधिक क्षमता थी। आखिरकार ग्रह होंगशान को सुनहरी लॉ शेनरॉन द्वारा बदल दिया गया था और इसमें आत्म समायोजन और बहाली के लिए एक अद्वितीय क्षमता थी। गोल्डन फ्लेम शेरॉन की क्षमता कितनी बेहतर थी और इसकी सीमा कितनी थी। सच कहूं तो यहाँ तक कि शियाया जो इसके निर्माता थे बहुत स्पष्ट नहीं थे। ... जिस तरह जिया और अन्य लोग नुकसान का विरोध करने के लिए ग्रह होंगशान की क्षमता की पुष्टि कर रहे थे, दूर उत्तरी क्षेत्र में फ्रीजा का तीसरा प्रशासनिक ग्रह इस समय डोडोरिया और बाल्फे दोनों एक हरे रंग के उपचार केबिन के बगल में खड़े थे। उपचार केबिन में फ्रीजा एक श्वास नली के साथ रक्तलाल तरल में चुपचाप तैर रहा था। बाल्फे द्वारा प्रदान किए गए ऑक्सीजन के कारण फ्रीजा का निचला शरीर जो काट दिया गया था फिर से बढ़ गया था। उसकी सफेद त्वचा एक नवजात शिशु की तरह थी और इसे नष्ट होने का कोई निशान नहीं था। इससे फ्रॉस्ट दानव जाति ब्रह्मांड में सबसे मजबूत जाति के रूप में नाम के योग्य थी। उनकी जीवन शक्ति वास्तव में दृढ़ थी। मूल काम में फ्रीजा को मेचा फ्रीजा में नहीं बदला जा सकता था अगर उसे ग्रह नमक पर उसके हमले के बाद समय पर बचाया गया होता। दुर्भाग्य से उस समय किंग कोल्ड के हाथों में विकास तरल जैसी कोई चीज नहीं थी। बाल्फे, राजा फ्रीजा पूरी तरह से कब ठीक हो जाएगा? डोडोरिया के गहरे बैंगनी होंठ उसके पूछने पर खिल उठे। जिस दिन फ्रीजा के मुख्यालय पर रहस्यमय विशेषज्ञ ने हमला किया था उस दिन से डोडोरिया का दिल शांत नहीं हुआ था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अजेय राजा फ्रीजा के पास भी एक दिन होगा जहां वह हार जाएगा और नवीनतम समाचार के अनुसार यहां तक कि उत्तरी क्षेत्र के सुदूर पूर्वी भाग के राजा कोल्ड की मृत्यु हो गई थी। अब पूर्वी भाग की सेनाओं के पास कोई नेता नहीं था और वे पहले से ही अलग हो गए थे। कौन जानता है कि उस रहस्यमय विशेषज्ञ ने कुछ ही दिनों के अंतराल में ये सब कैसे किया, दक्षिणी क्षेत्र से पूर्वी क्षेत्र में भाग गया और किंग कोल्ड को मार डाला। कुछ भी अज्ञात वास्तव में डरावना था। डोडोरिया इस भावना को सबसे अच्छी तरह से समझ सकता था। एक के बाद एक बुरी खबरें पाकर डोडोरिया और बाल्फे घबरा गए। उन्होंने फ्रीजा के शरीर को ले लिया और मुख्यालय के अंतरिक्ष यान में ब्रह्मांड के माध्यम से तेजी से यात्रा की, इस डर से कि रहस्यमय विशेषज्ञ को पता चल जाएगा कि फ्रीजा की मृत्यु नहीं हुई थी और उनकी तलाश करेंगे। इस तरह वे फ्रीजा के तीसरे प्रशासन ग्रह पर पहुंचने से पहले कुछ दिनों के लिए दहशत की स्थिति में रहे। एन ओमाइक्रॉन व्हीलर्स कॉम यह वह ग्रह था जहां फ्रीजा कोर तैनात था। इसे फ्रीजा बलों के बीच एक उच्च स्तरीय औपनिवेशिक ग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया था। बाल्फे ने अपना सिर हिलाया। वह नहीं जानता था कि राजा फ्रीजा कब जागेगा क्योंकि उसने पहले कभी इस तरह की स्थिति का सामना नहीं किया था। उन्होंने पूछा, क्या महामहिम की अधीनस्थ सेनाएं भी अव्यवस्थित हैं? हाँ, डोडोरिया ने सिर हिलाया। इन अदूरदर्शी लोगों को ये भी नहीं पता कि उनकी महिमा अभी भी जीवित है। बस प्रतीक्षा करें, जब उनका प्रताप होश में आएगा तो उन लोगों के लिए मृत्यु का समय होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि शक्तिशाली फ्रॉस्ट दानव जाति इतनी आसानी से ढह जाएगी। मैंने सुना है कि पूर्वी क्षेत्र की सेनाएं पूरी तरह से ध्वस्त हो गई हैं। जो लोग पहले सबसे मजबूत लड़ाकू दस्ते थे उन्होंने अपने स्वयं के क्षेत्रों के लिए लड़ना शुरू कर दिया है, बाल्फे ने कहा। उनके पक्ष में कम से कम राजा फ्रीजा स्थिर बल के रूप में था, इसलिए पास की वाहिनी ने उतावलेपन से कार्य करने की हिम्मत नहीं की। फ्रीजा कोर के लिए जो बहुत दूर थे वे उनकी पहुंच से परे थे। हाँ, डोडोरिया ने उपचार केबिन में फ्रीजा को देखा और जोर से आह भरी। इस समय फ्रीजा की आंखें जो समाधान में डूबी हुई थीं, हिल गईं और फिर तरल में बुलबुले दिखाई दिए। राजा फ्रीजा जाग गया, डोडोरिया आश्चर्य से चिल्लाया। बाल्फे ने पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि राजा फ्रीजा का शरीर हिल रहा था। जल्दी उपचार तरल पदार्थ को बाहर निकालें, राजा फ्रीजा जाग गया है। हाँ सर। नीचे के कई एलियंस जल्दबाजी में आगे बढ़े और जल्दबाजी में मशीन का संचालन किया। जैसे ही रक्त लाल रंग के तरल पदार्थ को एक पाइप के माध्यम से हटा दिया गया, पारदर्शी ग्लास केबिन खुल गया। फ्रीजा ने अपनी आंखें खोलीं और उपचार केबिन से बाहर निकल गया। इस समय फ्रीजा एक बार फिर सामान्य अवस्था में बदल गया था। हल्के से अपनी मुट्ठी जकड़ते हुए और अपने शरीर के भीतर प्रचुर मात्रा में ताकत महसूस करते हुए फ्रीजा ने अपनी गर्दन को मोड़ दिया। तुरंत क्रैकिंग ध्वनियों की एक श्रृंखला पैदा की। फ्रीजा ने अपनी रक्त लाल आंखें खोलीं और ठंडी आवाज में पूछा, डोडोरिया, इस राजा को बताओ कि इन कुछ दिनों में क्या हुआ। ये राजा जानना चाहता है कि उस घृणित प्राचीन योद्धा ने जाने के बाद क्या किया। हाँ, फ्रीजा की बर्फ से ठंडी आवाज ने डोडोरिया के शरीर को जमकर कांपने पर मजबूर कर दिया। अतीत में फ्रीजा ने उन्हें मिस्टर डोडोरिया कहा। इस बार उन्होंने किसी भी सम्मानजनक उपाधि का
उपयोग किए बिना उन्हें सीधे उनके नाम से बुलाया, ये दिखाते हुए कि फ्रीजा कितना नाराज था। राजा फ्रीजा उस दिन प्राचीन योद्धा फिर से वापस आया और जल्दी से एक नष्ट करने वाली गेंद को नीचे फेंक दिया, जिससे फ्रीजा मुख्यालय ग्रह उड़ गया। डोडोरिया एक पल के लिए रुका, अपने शब्दों को व्यवस्थित किया और बताया कि इन 2 दिनों में क्या हुआ था। विशेष रूप से जब उन्होंने किंग कोल्ट के मरने के बारे में बात की तो डोडोरिया ने ध्यान से फ्रीजा पर नजर डाली, लेकिन देखा कि फ्रीजा ने अभी भी एक उदासीन अभिव्यक्ति पहनी हुई थी, इसलिए उन्होंने राहत की सांस ली और बोलना जारी रखा। कहने का मतलब है, यहाँ तक कि मेरे पिता भी फीदेया प्राचीन योद्धा के हाथों मर गए थे। हाँ, इस समय पूर्वी क्षेत्र की सेनाओं को अव्यवस्था में फेंक दिया गया है और किंग कोल्ट कॉप्स अलग हो गए हैं, डोडोरिया ने जवाब दिया। हे, मुझे डर है कि यह सिर्फ पूर्वी क्षेत्र जितना आसान नहीं है ना? इस राजा के प्रदेशों में उस समय क्या हुआ जब ये राजा सो रहा था? फ्रीजा ने अपनी उदासीन आंखें खोलीं और बर्फीली आवाज में कहने से पहले डोडोरिया को देखा। वह है। डोडोरिया बोलना चाहता था, लेकिन फिर संकोच किया और बाल्फे पर नजर डाली। हालांकि उसने देखा कि बाल्फे ने कुछ भी नहीं बोला और खाली घूर रहा था। उसने अपने दांत बींच लिए और उन चीजों के बारे में बात की जो फ्रीजा के सो जाने के बाद हुई थी। निश्चित रूप से डोडोरिया की रिपोर्ट सुनने के बाद फ्रीजा की उदास आभा और भी भारी हो गई। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 246 वेगेटा का दस्ता। फ्रीजा के पूरे शरीर ने एक ठंडी आभा उत्सर्जित की, जिससे आसपास का तापमान अचानक कम हो गया। जैसे ही डोडोरिया और बाल्फे को लगा कि फ्रीजा अपना गुस्सा निकालने जा रहा है, फ्रीजा अचानक ठंडी हंसे और ठंडापन गायब हो गया। उन्होंने हाथ हिलाते हुए कहा, भूल जाओ, इन गद्दारों को रखना बेकार है, इसलिए इन्हें जल्द से जल्द मिटा दो। महाराज, अब पूरे उत्तरी क्षेत्र के बारे में कहा जा सकता है कि उनके पास कोई नेता नहीं है ना? डोडोरिया ने अपना सिर फैलाया और ध्यान से सुझाव दिया। फ्रीजा ने अपना सिर हिलाया। नहीं, समय अभी भी परिपक्व नहीं है। यद्यपि वह प्राचीन योद्धा घृणित है, वह वास्तव में मजबूत है। उन्होंने इस राजा को इस तथ्य का एहसास कराया कि ब्रह्मांड में ताकत सबसे महत्वपूर्ण है। ये राजा अभी भी उस प्राचीन योद्धा की तुलना में पर्याप्त मजबूत नहीं है। इसलिए ये राजा कुछ समय के लिए प्रशिक्षण पर ठीक से ध्यान केंद्रित करने का इरादा रखता है। इस राजा ने पहले कभी ठीक से प्रशिक्षित नहीं किया क्योंकि यह राजा बहुत शक्तिशाली था। जब तक मैं कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, वह प्राचीन योद्धा और क्या नहीं कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अभी महामहिम की सेनाएं दहशत की स्थिति में हैं, यदि आप व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होते हैं। बाल्फे ने अचानक अपना मुंह खोला और कहा। फ्रीजा ने अपना सिर हिलाया और शांति से कहा, बलों के बीच अराजकता केवल अस्थायी है। यहाँ तक कि अगर मेरे क्षेत्र कम हो जाते हैं तो उन्हें भविष्य में फिर से वापस लिया जा सकता है। अभी ये पेश होने के लिए उपयुक्त नहीं है। ओह, वैसे फ्रीजा के पहले कॉप और दूसरे कॉप का प्रभारी कौन है? ऐसा लगता है कि अबो और काडो भाई हैं, तो उन्हें अस्थायी रूप से इस राजा की सेना पर कब्जा करने दें। बनाए रखा जाने वाला क्षेत्र मूल के लगभग 10वें हिस्से के आसपास होना चाहिए। इस लड़ाई के बाद फ्रीजा ने अपने पिता की ताकत को छिपाने और अपने समय को कम करने की चाल भी सीखी। वह अस्थायी रूप से चले जाएंगे और कोर के प्रभारी 2 लोगों को अपनी सेना सौंपते हुए एकांत में रहेंगे। बेशक अधीनस्थों की स्थिति को बहुत शक्तिशाली होने से रोकने के लिए फ्रीजा ने अपनी सेनाओं को 90% तक कम कर दिया। हाँ, राजा फ्रीजा। ये देखकर कि फ्रीजा का निर्णय लिया गया था, बाल्फे ने तेज आवाज में जवाब दिया। डोडोरिया स्वाभाविक रूप से अनिच्छुक था। फ्रीजा के एकांत में जाने और रहने का मतलब था कि उसका प्रभाव कम हो जाएगा, लेकिन ये देखते हुए कि फ्रीजा ने पहले ही फैसला कर लिया था, वह केवल सहमति में सिर हिला सकता था। फ्रीजा द्वारा चुने गए 2 भाइयों अबो और काडो के लिए डोडोरिया ने भी कुछ हद तक उनके बारे में सुना था। ऐसा कहा जाता है कि ये दोनों भाई एक अजीब उच्च स्तरीय ग्रह से आए थे और वे बेहद शक्तिशाली थे। शायद गिन्यू फोर्स के कैप्टन गिन्यू भी इन दोनों भाइयों का मैच नहीं था। उन्होंने सुना था कि इन दोनों के पास अभी भी एक समलन तकनीक थी। एक बार जब वे फ्यूज हो जाते हैं तो वे बेहद मजबूत हो जाते हैं, अन्यथा वे पहले और दूसरे कॉप के नेता नहीं बनते। मूल कार्य के बाद की अवधि में अबो और काडो भाई भी बहुत शक्तिशाली थे। वे पृथ्वी पर भी आए थे क्योंकि वे वेगेटा के छोटे भाई टार्बल का पीछा कर रहे थे, लेकिन वे गोटेन और ट्रंक्स के सम्मेलन से हार गए थे। और हर किसी के लिए एक ब्रह्मांड प्रसारण भेजें। उन्हें जल्द से जल्द मुख्यालय वापस जाने के लिए कहें और जो कोई भी वापस नहीं आया है उसका नाम लिख लें। ये राजा हिसाब चुकता करने के लिए बाद में उनकी तलाश करेगा। आज से फ्रीजा बलों के नेता अबो और काडो भाई होंगे, समझे? फ्रीजा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कहा। हाँ, डोडोरिया और बाल्फे ने एक दूसरे को देखा और जानते थे कि राजा फ्रीजा अबो और काडो भाइयों को सामने धकेलने जा रहे थे। इस समय उत्तरी क्षेत्र में एक निश्चित ग्रह पर एक नम वर्षावन में एक विशाल ढह गए पेड़ के बगल में एक जलता हुआ अलाव प्रकाश और गर्मी का उत्सर्जन कर रहा था और घने धुएं के साथ आसपास के जल वाष्प को तितर बितर कर रहा था। कैंपफायर के बगल में
पहले से ही पका हुआ विशाल मेमथ अलाव के ऊपर सहारा दिया गया था। अरे वेगेटा, तुम्हारे हाथ में क्या है? लंबे और मजबूत नप्पा ने बारबेक्यू का एक टुकड़ा फाड़ दिया और उसे अपने मुंह में भर लिया। उसने वेगेटा को अपने हाथ में एक फोटो देखते हुए देखा और पूछा, अपने व्यवसाय पर ध्यान दें और अपना भोजन समाप्त करें। उसे एक नज़र में शूट करते हुए वेगेटा ने ठंडा जवाब दिया और फिर अभिव्यक्तिहीन रूप से खड़ा हो गया। उसने फोटो को अपने छाती क्षेत्र में भर दिया और अलाव के बगल से वसा मांस का एक टुकड़ा उठाया। फटकार लगने के बाद नापा गुस्से से हंस पड़ी, झिड़की हुई महसूस कर रही थी। हालांकि प्रिंस वेगेटा युवा थे, लेकिन उनकी 6200 युद्ध शक्ति ने उन्हें पहले ही बहुत पीछे छोड़ दिया था। अपनी पहचान और ताकत के बावजूद वेगेटा उससे ऊपर था। इस प्रकार नप्पा केवल उसकी आज्ञा का पालन कर सकता था। उनके अंतिम मिशन के विफल होने के बाद से 2 साल जल्दी बीत चुके थे। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि वेगेटा बहुत बदल गया था, लेकिन कमजोरों को कुचलने की उसकी प्रकृति बिल्कुल नहीं बदली थी। अपने बगल में रेडिट्स की ओर देखने के लिए मुड़ते हुए नप्पा मुस्कुराया और कहा, लड़का, आपको और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। आप हमारे बीच सबसे कमजोर हैं। यदि आप जल्दी से मजबूत नहीं होते हैं तो हम आपको भविष्य में मिशन को पूरा करने के लिए जाने पर नहीं ले जा पाएंगे। एमएचएम। उसकी बात सुनकर राडिट्स ने चुपचाप अपना सिर हिलाया। उनकी आभा बहुत मजबूत नहीं है। एक निम्न स्तरीय योद्धा के रूप में पैदा हुए उन्हें नहीं पता था कि उन्हें प्रिंस वेगेटा के दस्ते में क्यों रखा गया था, क्योंकि चाहे वह दस्ते में वेगेटा और नप्पा थे, दोनों उच्च स्तरीय योद्धाओं के रूप में पैदा हुए थे और वह, जिनकी ताकत कमजोर थी, उनके लिए एक बाधा की तरह लग रहा था। प्रिंस वेगेटा के पास पहले से ही इतनी कम उम्र में 6200 बैटल पावर है और नप्पा के पास भी 1800 बैटल पावर है, और फिर भी मेरी बैटल पावर 600 भी नहीं है। राडिट्स ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और असंतोष के साथ सोचा, अपने 2 साथियों के साथ खुद की तुलना करना वास्तव में बेकार था। कचरा। वेगेटा ने राडिट्स की ओर तिरस्कारपूर्वक देखते हुए ठहाका लगाया। इस महत्वहीन निम्न स्तरीय योद्धा का बहुत भविष्य नहीं था। राडिट्स के पास मजबूत बनने की थोड़ी सी महत्वाकांक्षा भी नहीं थी। ये कुछ ऐसा था जिसे वेगेटा ने सबसे ज्यादा तिरस्कृत किया, लेकिन ये सोचने के बाद कि वह कुछ दुर्लभ जीवित संयों में से एक कैसे था, भले ही यह संयन की रक्तरेखा को जारी रखना था, वह राडिट्स को बहुत जल्दी मरने नहीं दे सकता था। तभी नप्पा के कान में ग्लास मोनोकल टाइप डिटेक्टर बज उठा। बीप बीप बीप। अरे, ये फ्रीजा के मुख्यालय से भेजा गया एक संदेश है। क्या उन्होंने एक और मिशन की व्यवस्था की है? नप्पा ने थूक दिया। उसकी भौहें तन गईं। ये कष्टप्रद लोग। वेगेटा ने बारबेक्यू खाया और कहा। नप्पा मुस्कुराया और वेगेटा की प्रतिक्रिया पर कोई ध्यान नहीं दिया। वास्तव में हर बार जब उन्हें फ्रीजा के मुख्यालय से एक संदेश मिलता था तो वेगेटा ठंड से शिकायत करता था। डिटेक्टर पर बटन को दबाने से जल्द ही ग्लास मोनोकल पर निर्देशों की एक श्रृंखला दिखाई दी। नप्पा आश्चर्य से चिल्लाया, जैसे कि उसने कुछ आश्चर्यजनक देखा हो। क्या हुआ वेगेटा? कुछ बड़ा हुआ है। फ्रीजा का मुख्यालय गिर गया है। मुख्यालय से मिली खबर के मुताबिक फ्रीजा फोर्स का नेता बदल गया है। वे पहले और दूसरे कॉप अबो और काडो भाई हैं। उन्होंने हमें मुख्यालय लौटने के लिए कहा है और ऐसा लगता है कि वे बहुत सारे क्षेत्रों को छोड़ने की योजना बना रहे हैं। नप्पा हैरान दिख रहे थे। क्या फ्रीजा मर चुका है? हैरान होकर वेगेटा ने बारबेक्यू को नीचे रखा। इसका उल्लेख नहीं किया गया है। नप्पा ने अपना सिर हिलाया। यह निश्चित रूप से मछली की गंध है। फ्रीजा को हराना इतना आसान नहीं है। वेगेटा की आंखें ठंडी रोशनी से चमक उठीं। नप्पा ने पूछा, तो क्या हम वापस जा रहे हैं? यदि फ्रीजा फोर्स का नेता संदेश के अनुसार बदल गया था, तो अब फ्रीजा फोर्स छोड़ने का सबसे अच्छा मौका था। उन्होंने शुरू से ही फ्रीजा को कभी पसंद नहीं किया था, लेकिन अपनी युद्ध शक्ति में सुधार करने के लिए वे केवल फ्रीजा के तहत मिशन को अंजाम दे सकते थे। हम वापस क्यों नहीं जाएंगे? वेगेटा खड़ा हो गया और ठंडा हो गया। ये सबसे अच्छा है अगर फ्रीजा मर गया है, और यदि वह नहीं है तो इसका हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अलावा मुझे लगता है कि यह सब फ्रीजा की एक स्वयोजनाबद्ध चाल है। उन्होंने कहा, इससे उसके क्या फायदे हैं? उसने एक बार में अपने क्षेत्रों का इतना बड़ा हिस्सा खो दिया है। नप्पा एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। novelUSB.com, कौन जानता है? वेगेटा ने उसे जवाब नहीं देते हुए व्यंग्य किया। उन्होंने लौ की तीव्रता बढ़ाने के लिए एक ऊर्जा तरंग जारी की। जल्दी करो और खाओ। खाने के बाद ग्रह से निपटें और फिर हम संदेश में उल्लिखित ग्रह पर भाग जाएंगे। स्थिति जो भी हो, इसका उनसे कोई लेना देना नहीं था। जब तक सैयां लड़ सकते थे तब तक उन्हें परवाह नहीं होगी कि उनका शासक फ्रीजा था या कोई और। बेशक अपने दिल में वेगेटा नहीं चाहता था कि फ्रीजा एक दुर्घटना का सामना करे, क्योंकि भविष्य में फ्रीजा को हराने वाला व्यक्ति केवल वह हो सकता है। ठीक है। हाँ, नप्पा और राडिट्स दोनों ने सहमति में सिर हिलाया और जल्दी से पूरे मेहमत को खत्म कर दिया। फिर ग्रह पर काम पूरा करते हुए 3 गोलाकार अंतरिक्ष यान ने बाहरी अंतरिक्ष की ओर उड़ान भरी। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 247।
फ्रीजा पर्दे के पीछे छिपा हुआ है ब्रह्मांड के एक अन्य स्थान पर, वेस्ट एरिया, राजा डेविडो का ग्रह। यह एक ठंडी दुनिया थी जहां साल भर तापमान 0 से 10 डिग्री नीचे रहता था। बाहर की हड्डी भेदी ठंडी हवाओं की तुलना में राजा डेविडो की बर्फ के महल के अंदर और भी गंभीर रूप से ठंडा और भयानक था। क्रैश! शराब का गिलास जमीन पर गिरने की आवाज से महल में गूंज उठा। राजा डेविडो का चेहरा ठंडा था और उसके पूरे शरीर ने एक अंधेरा और बर्फीला आभा उत्सर्जित किया। लानत है ग्रह होंगशान, ये सोचना कि इस राजा का बेटा वहीं मर जाएगा। लूथर, वे तुम्हें मारने के लिए कितने मजबूत थे, राजा दाविदो ने गुस्से से कहा। महाराज, सर लूथर के बारे में खबरों के अलावा यहाँ इस अधीनस्थ के पास उत्तरी क्षेत्र के बारे में भी कुछ समाचार हैं। ये देखकर कि राजा डेविडो गुस्से में था, एक विदेशी ने डर और घबराहट में कहा। बोलो, राजा दाविद ने एक नजर डाली। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने शब्दों को ऐसे संजो रहा हो जैसे वे सोने के हों। नॉर्थ एरिया में लोगों से मिली ताज़ा जानकारी के मुताबिक कूलर के बाद फ्रीजा और किंग कोल्ड पर भी एक रहस्यमयी विशेषज्ञ ने हमला किया था और मारे गए हैं। क्या? राजा डेविडो का चेहरा बदल गया। वह अचानक खड़ा हो गया और अपने मूड में उतार चढ़ाव के साथ कहा, यहाँ तक कि फ्रीजा और किंग कोल्ड भी मर चुके हैं। हाँ, ये खबरें सामने से आई हैं, तो कहने के लिए पूरे ब्रह्मांड में फ्रॉस्ट दानव जाति के पास केवल ये राजा बचा है। राजा दाविदोव की आवाज बहुत उठी, फिर वह बर्फीले महल में आगे पीछे चलता रहा। यह उसके लिए अच्छी खबर नहीं थी। यदि यह अतीत में था तो वह अभी भी राजा कोल्ट की मृत्यु के बारे में खुश होता, लेकिन आधार राजा कोल्ट के लिए उसके हाथों से मरना था। लेकिन अब लूथर की मौत ने उसके मूड को बदल दिया है, और अचानक ये सुनकर कि किंग कोल्ट मर गया था, उसे एहसास हुआ कि खरगोश की मौत लोमड़ी का दुख भी है। वह बेहोश महसूस करता है जैसे कि एक बल फ्रॉस्ट दानव जाति को खत्म कर रहा था। टीएल, संकट में समान विचारधारा वाले व्यक्ति के लिए सहानुभूति महसूस करना, इससे वह असहज हो रहा था। यह एक आश्चर्य होगा कि क्या वह ठीक हो सकता है। नॉवल USB.com, लेकिन ये कौन है? राजा दाविदोव ने ध्यान से सोचा। ब्रह्मांड में जो लोग चाहते थे कि वे सबसे अधिक मर जाएं, वे 4 काय थे जो आकाशगंगाओं और गैलेक्टिक गश्ती संगठन का प्रशासन करते थे। दुर्भाग्य से उनके पास उस तरह की ताकत नहीं थी। वास्तव में, चाहे वह काय या गैलेक्टिक गश्ती था, राजा डेविडो उन्हें अपनी आंखों में नहीं डालता है। उनका सामना करने में सक्षम लोग ब्रह्मांड वाणिज्य गठबंधन में केवल कुछ उच्च स्तरीय बल थे, लेकिन वह वाणिज्य गठबंधन के सदस्य भी थे। यद्यपि आंतरिक रूप से वाणिज्य गठबंधन अराजक और जटिल था, और ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं थी जिनके साथ संघर्ष था, कम से कम सतह पर उन्होंने अभी भी शांति बनाए रखी। ये सोचने के बाद भी वह किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सोच सकता था जो फ्रॉस्ट दानव जाति को लक्षित कर रहा था। क्या ये सब एक संयोग था कि लूथर, किंग कोल्ड और अन्य एक के बाद एक मर गए? लेकिन ये बहुत अधिक संयोग था। हालांकि दुनिया के रहस्य ऐसे ही थे। इसके अलावा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि राजा डेविडो ने कितना विचार करने की कोशिश की, उसने यह नहीं सोचा होगा कि यह केवल एक संयोग था कि लूथर और अन्य एक ही समय में मर गए। ये सिर्फ इतना था कि वे सभी एक सुपर सैया से लड़े। अरविंद, कुछ लोगों को पूर्वी क्षेत्र में भेज और कारुक नाम के उस आदमी को खत्म करो। राजा डेविडो शांत हो गया और अपने अधीनस्थ से कहा। हाँ महाराज। बर्फीले महल के कोने में अचानक एक आकृति दिखाई दी और जवाब दिया, फिर से जल्दी से गायब होने से पहले। लानत है, अगर यह उस करुक के कारण नहीं था तो लूथर ग्रह होंगशान में नहीं गया होता और वह वहां नहीं मरा होता। उस करुक को मरना चाहिए, राजा दाविद ने उदासीन रूप से सोचा। लूथर की मृत्यु ने ब्रह्मांड पर हावी होने की उनकी योजना पर बहुत प्रभाव डाला। ऐसे सक्षम व्यक्ति, विशेष रूप से एक बहुत ही आज्ञाकारी बेटे को खोने से उसकी योजना को लागू करने की कठिनाई बहुत बढ़ गई थी। एक पल की चुप्पी के बाद राजा डेविडो ने फिर से कहा, नेड, जाओ और एक बेड़ा तैयार करो। ये राजा व्यक्तिगत रूप से ग्रह होंगशान की यात्रा करना चाहता है। यदि हम पूरी गति से चलते हैं तो होंगशान ग्रह तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? नेड नाम के एलियन ने एक पल के लिए विचार किया और कहा, वेस्ट एरिया ईस्ट एरिया से बेहद दूर है। यदि हम सीधे ब्रह्मांड के केंद्र से गुजरते हैं तो हमारे सबसे उन्नत अंतरिक्ष यान को आने में 5 महीने तक का समय लग सकता है। फिर हम सीधे ब्रह्मांड के केंद्र में जाएंगे। लेकिन महाराज, ये गैलेक्टिक गश्ती का क्षेत्र है। नेड ने याद दिलाया, उन कचरे सूंघना। अगर वे नहीं जानते कि उनके लिए क्या अच्छा है तो बस उन्हें खत्म कर दें। राजा डेविडो की आवाज उदासीन और हत्या के इरादे से भरी हुई थी। ये देखकर कि राजा डेविडो ने पहले ही फैसला कर लिया था, नेड ने सिर हिलाया और कहा, फिर मैं तुरंत जाऊंगा और तैयारी करूंगा। ग्रह होंगशान। ग्रह होंगशान। बर्फ के ठंडे सिंहासन पर बैठे राजा डेविडो ने अपने अधीनस्थों को एक एक करके पीछे हटते हुए देखा और उसकी बैंगनी आंखें झिलमिला उठी। उसने अपना सिर उठाया और अपनी आंखें बंद कर लीं, खुद से बुदबुदाते हुए। ... फ्रीजा का तीसरा प्रशासनिक ग्रह। खबर मिलने के बाद नॉर्थ एरिया में इधर उधर बिखरे फ्रीजा के माथक 2 और 3 में लौट आए। हालांकि वापस आने वाले लोगों की संख्या केवल मूल संख्या के 1% से भी कम थी, फिर भी लोगों की
संख्या बहुत अधिक थी और जल्द ही तीसरे प्रशासनिक ग्रह पर भीड़ थी। नीचे घनी भीड़ को देखते हुए फ्रीजा अपनी पीठ के पीछे अपने हाथों के साथ एक उच्च मंच पर खड़ा था और भयावह रूप से मुस्कुराया। उन्होंने कहा, हो, काफी लोग वापस आ गए हैं। आबो काडो, आज से वे आपके अधीनस्थ हैं। उन्हें ठीक से नेतृत्व करें। फ्रीजा ने आबो और काडो की ओर रुख किया और विनम्रता से कहा। अबो और काडो भाइयों की त्वचा का रंग क्रमशः नीला और लाल था और वे थोड़े मोटे थे। उनके सिर पर मांसल तंबू थे। वे ऐसा नहीं दिखते थे कि वे शक्तिशाली थे, लेकिन उनकी उपस्थिति के कारण उन्हें कम नहीं आंका जाना चाहिए। मूल काम में वे भविष्य में फ्रीजा के रूप में मजबूत हो जाएंगे। टीएल, संभवतः फ्रीजा के पहले रूप का जिक्र करते हुए उन्होंने एक बार गिन्यू फोर्स के साथ लड़ाई लड़ी और फ्रीजा की मृत्यु के बाद उन्होंने फ्रीजा की स्थिति को बदलने का इरादा किया, हर जगह ग्रहों पर हमला किया और कब्जा कर लिया। फिर बाद में फ्रीजा के अधीनस्थ सोरबेट के साथ उन्होंने क्षेत्रों को विभाजित किया और उन पर शासन किया। वे अविश्वसनीय विशेषज्ञ थे। श्री डोडोरिया, श्री बाल्फे, आप अब से अबो और काडो की सहायता करेंगे। फ्रीजा ने सख्ती से निर्देश दिया। हाँ राजा फ्रीजा, समझ गया। डोडोरिया और बाल्फे ने सिर हिलाया, फिर अबो और काडो भाइयों को देखा। दोनों भाइयों ने फ्रीजा कोर के पारंपरिक युद्ध कवच पहने हुए थे। उत्तेजना से उनके मोटे शरीर कांप रहे थे। डोडोरिया की आंखें ईर्ष्या से भर गईं। किसने सोचा था कि राजा फ्रीजा, जो अपनी शक्ति के चरम पर था, इस समय एकांत में जाना और रहना पसंद करेगा। मांस की पाई जो अचानक आकाश से नीचे गिर गई थी, ने दोनों भाइयों को थोड़ा भ्रमित और विचलित कर दिया था और उनके दिल खुशी से भरे हुए थे। उन्हें सूचित किए बिना उन्हें अचानक फ्रीजा द्वारा मंच के सामने धकेल दिया गया, जिससे अन्य बलों की मारक क्षमता आकर्षित हुई। हालांकि अगर उन्हें सूचित भी किया जाता है तो उन्हें इस तरह की व्यवस्था को स्वीकार करने में खुशी होगी। इस समय एक व्यक्ति की आंखें, जो भीड़ के भीतर थीं, चमक उठीं। वह दूर से फ्रीजा को एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ देख रहा था। निश्चित रूप से फ्रीजा मर नहीं गया, लेकिन फ्रीजा ऐसा क्यों कर रहा है? नप्पा ने चौंकते हुए पूछा। एक अच्छा शासक नहीं था अगर वह अपने क्षेत्रों को छोड़ देता था। ये कुछ ऐसा था जो केवल एक मूर्ख ही कर सकता था। कौन जानता है? वेगेटा ने ठहाका लगाया। नप्पा शर्मिंदगी से हंसे और राडिट्स की ओर देखा। राडिट्स ने बार बार अपना हाथ हिलाया। मैं भी नहीं जानता, नप्पा ने कहा। मैं जानता हूं कि तुम बेकार हो। इसे भूल जाओ, इसे भूल जाओ। 3-14 वर्षीय राडिट्स ने अपने होठों को पस किया, गलत महसूस किया। जब वह वेगेटा और नप्पा के साथ था तो वह सिर्फ एक पंचिंग बैग लग रहा था। हर बार जब नप्पा अच्छे मूड में नहीं होता था तो वह उस पर अपना गुस्सा निकालता था। किसने उसे निम्न स्तरीय योद्धा होने के लिए कहा? राडिट्स ने गहरी आह भरी। वह अपनी अव्यक्त प्रतिभा से बहुत असंतुष्ट था। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती, अध्याय 248। मैं पृथ्वी पर वापस जाना चाहता हूं। फ्रीजा का अलगाव वर्तमान अशांत उत्तरी क्षेत्र के लिए एक बड़ा मामला था, क्योंकि आगे बढ़ने और तेजी से उन्हें एकजुट करने के लिए कोई मजबूत लोग नहीं थे। केवल लड़ने में इनमें से प्रत्येक कोर की क्षमता के साथ यह अधीनस्थों के संघर्ष में फंसने जैसा था। यह अनुमान है कि भविष्य में लंबे समय तक उत्तरी क्षेत्र अधिकार परिवर्तन और बलों के पुनर्निर्माण में व्यस्त होगा। हालांकि फ्रीजा ने नामात्र के लिए 2 भाइयों अबो और काडो को सत्तारूढ़ अधिकार सौंप दिया, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर दूसरे कोर को भाइयों अबो और काडो का पालन करने का आदेश नहीं दिया। उपचार में इस अस्पष्टता को फ्रीजा से बेहोश रूप से देखा जा सकता था, जहां उन्होंने अपने अधीनस्थों को याद करने के लिए अपने नाम का उपयोग नहीं किया था, इसके बजाय अबो और काडो के नाम का उपयोग किया था। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अपनी स्थिति को पास नहीं किया, इसके बजाय वह केवल मंच पर भाइयों के साथ खड़े थे। हर कॉप में समान लोग थे जो 2 भाइयों अबो और काडो को स्वीकार नहीं कर सकते थे। केवल फ्रीजा खुद इन लोगों को दबा सकता था। इसलिए इस समय विवाद के बीज पहले से ही दफन हो चुके थे, जिससे शांति बहाल होने में लंबा समय लग सकता है। हालांकि यह शायद वही था जो फ्रीजा देखना चाहता था। अबो और काडो भाइयों की क्षमताओं के साथ फ्रीजा के तहत मुख्य क्षेत्र को नियंत्रित करने में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन चूंकि आसपास के जागीरदार उन पर खतरनाक रूप से नजर रख रहे थे, इसलिए वे केवल एकांत फ्रीजा पर भरोसा करना जारी रख सकते थे। बेशक इन सभी का वेगेटा और दूसरों से कोई लेना देना नहीं है। वेगेटा को नए नेताओं अबो और काडो भाइयों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये पुष्टि करने के बाद कि फ्रीजा की मृत्यु नहीं हुई थी। ऊंचे मंच पर फ्रीजा को देखते हुए वेगेटा ने कहा, नप्पा चलो चलते हैं। अरे क्या हम नए नेताओं के भाषण खत्म करने का इंतजार नहीं करने जा रहे हैं? नप्पा ने आश्चर्य से पूछा। मुझे डर लग रहा था। चूंकि फ्रीजा मरा नहीं है, इसलिए इन तथाकथित नए नेताओं का क्या महत्व है? वे सामने रखी गई कठपुतलियों के अलावा कुछ भी नहीं है। यदि आपको रहने और देखने के लिए समय है तो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करना बेहतर है। भाइयों अबो और काडो के बारे में वेगेटा ने उनके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। एक अभिमानी राजकुमार तथाकथित कठपुतलियों पर अपनी नजरें कैसे रख सकता है? वह जिस चीज में अधिक रुचि रखते थे वह कारण था कि फ्रीजा पर्दे के पीछे छिपना चाहता था।
क्या ये वास्तव में वैसा ही था जैसा कि अफवाहों में कहा गया है कि यह एक शक्तिशाली दुश्मन के खतरे के कारण है? कोई फर्क नहीं पड़ता कि फ्रीजा क्या साजिश रच रहा है, चाहे वह डरा हुआ हो या भाग रहा हो। एकमात्र व्यक्ति जो भविष्य में फ्रीजा को हरा सकता है वह मैं होगा। वेगेटा ने अपने दिल में कसम खाई। जब अतीत में सैयान जाति के सभी सदस्यों ने राजा फ्रीजा की सेवा की, तो यहाँ तक कि उनके पिता राजा वेगेटा के पास सतह पर फ्रीजा की व्यवस्था का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन उन्हें बदले में बहुत कुछ नहीं मिला। इसे सुखद शब्दों में कहते हुए वे फ्रीजा के अधीनस्थ थे और इसे अप्रिय शब्दों में कह रहे थे वे सिर्फ दास थे, जो वेगेटा के लिए अस्वीकार्य है, जो स्वभाव से अभिमानी है। वेगेटा अपनी ताकत से साबित करना चाहता है कि सैयान ब्रह्मांड में सबसे अच्छी जाति है और किसी जाति के अधीनस्थ नहीं है। ठीक है, नप्पा ने सिर हिलाया क्योंकि उसने अपना चिकना सिर हिलाया। यद्यपि वह पूरी तरह से समझ में नहीं आया कि वेगेटा का क्या मतलब था, क्योंकि प्रिंस वेगेटा ऐसा कह रहा था, फिर वह निर्देश के अनुसार करेगा। राडित्स, जल्दी से जाओ और एक उपयुक्त मिशन स्वीकार करो, नेप्स ने राडित्स को आदेश दिया। मिशन चुनने जैसे मामूली मामले आमतौर पर राडित्स द्वारा किए जाते थे, जिनके पास सबसे बुरी ताकत थी। हाँ, राडित्स ने भी अपना सिर हिलाया, थोड़ा सा भी नाराज नहीं, और जल्द ही एक मिशन लेने के लिए भाग गया। बाद में उनमें से 3 ने एक अंतरिक्ष यान पर फ्रीजा के तीसरे प्रशासनिक ग्रह को छोड़ दिया, ब्रह्मांड में भाड़े के सैनिकों की तरह यात्रा की। पूर्वी क्षेत्र ग्रह होंगशान। भोर की धूप क्षितिज के माध्यम से बढ़ गई और सूरज की रोशनी धीरे धीरे अंधेरे पहाड़ की चोटी पर चमकने लगी। सूरज की रोशनी ने पतली धुंध को दूर कर दिया और एक बार फिर एक नया दिन आ गया। दस्तक दस्तक दस्तक। सुबह सुबह जिया के घर का दरवाजा खटखटाया गया। जिया का घर शहर के केंद्र में विला के बीच में स्थित था और निश्चित रूप से इसमें सबसे अच्छी आधुनिक सुविधाएं और वातावरण था। चूंकि यह वह जगह थी जहां उनके नेता रहते हैं, आमतौर पर कोई भी इस तरह से दरवाजे पर दस्तक नहीं देगा। कौन है? मायस चप्पल पहनकर बाहर भागे। उसने दरवाजा खोला और देखा कि सुनहरे घुंघराले बालों वाली एक लड़की दरवाजे पर खड़ी है। लड़की की भौहें थोड़ी उठी हुई थीं और ऐसा लग रहा था कि वह बेसब्री से इंतजार कर रही थी। लॉन्च, तुम यहाँ क्यों आए हो? मायस ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। आमतौर पर लॉन्च फ्लोटिंग द्वीप पर रहता है और शायद ही कभी ग्रह होंगशान में आता है। एक तरफ ग्रह पर मजबूत गुरुत्वाकर्षण के कारण उसे हमेशा अनुकूलित गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण उपकरण पहनना पड़ता था। दूसरी ओर वह बिल्कुल भी नहीं चाहती कि उसे पीटा जाए, क्योंकि ग्रह होंगशान पर सैयान बहुत मजबूत थे। इसलिए वह शायद ही कभी ग्रह होंगशान में आती है। अरे, क्या जिया यहाँ है? मेरे पास बहुत हो गया है, मैं पृथ्वी पर वापस जाना चाहता हूँ। सुनहरे बालों वाला लॉन्च दौड़ता हुआ आया और बिना थोड़ी सी भी अपरिचितता के सीधे लिविंग रूम में एक सोफे पर बैठ गया। ये समझ में आया कि वह एक पृथ्वीवासी इतने लंबे समय तक ग्रह होंगशान पर रहने के लिए सहन नहीं कर सकती थी, क्योंकि यहाँ हर कोई उससे मजबूत था और वह शेरों के गर्व के बीच एक छोटी भेड़ की तरह थी। यद्यपि यहाँ कोई खतरा नहीं है, ऐसी स्थिति बहुत निराशाजनक थी और उपलब्धि की कोई भावना नहीं थी। नीले बालों वाला लॉन्च सोच क्या थी? वह वास्तव में ऐसी जगह पर आया था। सुनहरे बालों वाला लॉन्च शिकायत करता है, क्या आप पृथ्वी पर वापस जाना चाहते हैं? इस समय जिया सुनहरे बालों वाले लॉन्च के पक्ष में चला गया। उन्होंने देखा कि सुनहरे बालों वाली लॉन्च ने उन कपड़ों को पहना था जो उसने अपने लिए खरीदे थे जब वह पहली बार उससे मिला था। उसके ऊपरी शरीर पर एक हरे रंग का हॉल्टर टॉप था और नीचे एक स्किन टाइट काउबॉय शॉर्ट्स था। उसके सुनहरे सुंदर बाल एक लाल हेडस्कार्फ से बंधे हुए थे। यह नीले बालों वाले लॉन्च की सामान्य पोशाक थी। 2 पतली सफेद जांघें हवा के संपर्क में थीं, जो एक लड़की की आभा से भरी हुई थीं। क्योंकि जब उन्होंने उस समय उसके कपड़े खरीदे थे, तो उन्होंने एक दुकान के माध्यम से पूरी तरह से कंघी की थी और बहुत सारी अलग अलग शैलियों और सभी आकारों को खरीदा था, जो लॉन्च के लिए कुछ वर्षों तक पहनने के लिए पर्याप्त थे। ओह, मैं ग्रह होंगशान पर रहने से ऊब गया हूँ। कर्मचारियों की छुट्टियां भी हैं। आपको मुझे मजे करने के लिए पृथ्वी पर वापस जाने देना होगा। सुनहरे बालों वाले लॉन्च ने एक चाय का कप उठाया, एक पे लिया और कहा, तुमने जो कहा वह सच है। जिया सुनहरे बालों वाले लॉन्च के शब्दों से सहमत थे। लॉन्च हर समय प्लेनेट होंगशान पर रहना और उसे व्यक्तिगत समय नहीं देना वास्तव में एक समस्या थी। यहाँ तक कि अगर नीले बालों वाले लॉन्च को कोई शिकायत नहीं होगी, तो सुनहरे बालों वाले लॉन्च के बारे में कहना मुश्किल था। उसे देखकर आप बता सकते हैं कि वह पहले से ही बहुत असंतुष्ट थी। ठीक है, कर्मचारियों को हमेशा छुट्टियों की आवश्यकता होती है। सुनहरे बालों वाली लॉन्च अपनी आंखों के साथ अपने चेहरे के करीब झुक गई, यह महसूस किए बिना कि उसकी कार्रवाई कितनी मोहक थी। जिस खुशबू को वह महसूस कर रही थी, उसे सूंघते हुए जिया ने 2 बार हल्की खांसी की, सिर हिलाया और सहमत हो गई। आप मजे करने के लिए पृथ्वी पर वापस जाना चाहते हैं, यह असंभव नहीं है, लेकिन पूर्व शर्त सेंजू बीन्स को पानी देने के कार्य को पूरा करना है। उसकी बात सुनकर उसने खुशी से अपनी छाती थपथपाई। हा, मैं पहले ही इसके साथ पूरा हो चुका हूँ।
इसके बाद जब तक चाची जिन और अन्य लोग उनकी देखभाल करना जारी रखते हैं, तब तक ये सेंजू बीन्स की फसल तक ठीक रहेगा। सुनहरे बालों वाले लॉन्च ने नीले बालों वाले के क्रेडिट को अपने हाथों में ले लिया। वह भविष्यवाणी करती है कि सेंजू बीन्स की पहले वर्ष की फसल उम्मीद से बेहतर होगी। पृथ्वी पर अतीत में कोरिन की एक वर्ष की फसल के दौरान जब यह अधिक था तो यह 100 से अधिक हो सकता था, और जब यह कम था तो फसल पूरी तरह से विफल होने की संभावना थी। लेकिन फ्लोटिंग द्वीप सेंजू बीन्स के लिए बढ़ते वातावरण के आधार पर बनाया गया था, इसलिए उपज बेहतर होगी। इस साल वे लगभग 500 सेंजू बीन्स की कटाई कर सकते हैं। यह मात्रा स्वाभाविक रूप से ज्यादा नहीं थी, जैसे एक कटोरे में पानी की बूंदों को इकट्ठा करना, लेकिन लंबे समय तक जमा होने के बाद मात्रा केवल अधिक से अधिक हो जाएगी। ऐसा मामला है तो हर साल अपना काम खत्म करने के बाद मैं आपको शेष समय के लिए छुट्टियों पर पृथ्वी पर वापस जाने की अनुमति दूंगा। जिया हंस पड़ी। हे, ये तब तय हो जाता है। सुनहरे बालों वाली लॉन्च बहुत खुश थी। इस डर से कि जिया अपने शब्दों से मुकर जाएगी, उसने बात करना जारी रखा। हे, मैं आखिरकार पृथ्वी पर वापस जा सकता हूँ। होंगशान ग्रह पर सैयान सभी बहुत शक्तिशाली हैं। मुझे यहाँ केवल धमकाया गया है। पृथ्वी पर लौटने के बाद मैं मुक्त हो जाऊंगा। जब आकाश ऊंचा होगा तो पक्षी उड़ जाएगा। मैं जो चाहूं कर सकता हूं। सुनहरे बालों वाले लॉन्च ने खुशी से सोचा। इसलिए सुनहरे बालों वाले लॉन्च के सुझाव के तहत जिया ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और इंस्टेंट ट्रांसमिशन लॉन्च किया। जब वह पृथ्वी पर लौटी और हवा में परिचित गंध को सूंघा तो सुनहरे बालों वाली लॉन्च को अचानक आंसू महसूस हुए, जैसे कि वह रसातल से बच गई हो। बूहू, मैं आखिरकार पृथ्वी पर लौट आया हूँ। लॉन्च, आप जो चाहें कर सकते हैं जब तक कि आप लौटने का इरादा नहीं रखते, फिर मैं आपको लेने आऊंगा। जिया ने लॉन्च के कंधे को छोड़ते हुए कहा। नॉवल USB.com। ठीक है, मुझे पता है, फिर मैं पहले जाऊंगा। सुनहरे बालों वाली लॉन्च ने बेसब्री से अपना हाथ हिलाया, फिर सीधे आकाश में ऊपर चढ़ गया। उसका जवाब उस दिशा से आया जहां उसने उड़ान भरी थी। भयभीत सुनहरे बालों वाले लॉन्च की घटती आकृति को देखते हुए जिया ने असहाय रूप से अपना सिर हिलाया। ये छोटी लड़की, वह अपनी पूरी ताकत के साथ ग्रह होंगशान पर वापस आ गई होगी, लेकिन ये पृथ्वी पर लोगों के लिए एक आपदा होने जा रही है। वह लॉन्च की सुरक्षा के बारे में बिल्कुल चिंतित नहीं था। इसके बजाय उसे लगा कि पृथ्वी के लोग पीड़ित होने जा रहे थे। सुनहरे बालों वाले लॉन्च की वर्तमान युद्ध शक्ति 180 थी, और गंभीरता से पृथ्वी पर बहुत से लोग नहीं थे जो उसे हरा सकते थे। ये टिएन शिनहान की युद्ध शक्ति के बराबर था जब उन्होंने 22वें विश्व मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में भाग लिया था, और शायद केवल मर्केनरी ताओ लॉन्च के साथ लड़ सकता था, लेकिन केवल बड़ी कठिनाई के साथ। मास्टर रोशी और मास्टर शेन अभी भी थोड़ा बदतर थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इस तरह से हस्तक्षेप करूंगा जिससे लॉन्च सबसे शक्तिशाली अर्थलंग बन जाएगा। जिया ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद ये लॉन्च आखिरकार कोरिन द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। मजबूत नहीं बनना असंभव था। जिया ने सोचना बंद कर दिया और लौटने के लिए तैयार हो गया, लेकिन चूंकि वह पृथ्वी पर आया था, इसलिए उसे पृथ्वी पर अपने दूसरे घर को देखने के लिए प्रायद्वीप शहर में वापस जाना चाहिए। इसलिए जिया ने इंस्टेंट ट्रांसमिशन लॉन्च किया और समुद्र के किनारे प्रायद्वीप शहर में पहुंचा। ये जगह कामे हाउस से बहुत दूर नहीं थी जहां मास्टर रोशी रहते थे, और स्पीडबोट के साथ वहां पहुंचने में केवल 1 घंटे से अधिक समय लगेगा। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 249। टाइट्स अनुरोध। अपने विला में लौटते हुए उन्होंने दरवाजा खोला और देखा कि विशाल विला बेदाग था। भले ही 1 साल से अधिक समय बीत गया था, लेकिन कोई धूल नहीं थी। यह एक गोलार्ध के आकार के सफाई रोबोट के लिए धन्यवाद था जो अक्सर सफाई करता था। फीदेया लोगों की सफाई रोबोट वास्तव में उपयोगी है। जिया मुस्कुराया और कमरे में कुछ ताजी हवा देने के लिए खिड़की खोल दी। मंद हवा समुद्र की गंध के साथ लाई। हालांकि यह एक समुद्री हवा थी, लेकिन हवा में समुद्र की मछली की गंध का कोई निशान नहीं था। इसके बजाय ये शांत और आरामदायक महसूस हुआ। जिया ने लंबे समय तक पृथ्वी पर रहने की योजना नहीं बनाई थी। विला की हालत देखने के बाद वह वापस जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उस वक्त आसमान में दूर से एक हवाई जहाज के इंजन की दहाड़ आई। इस दूरस्थ प्रायद्वीप शहर में हवाई जहाज अभी भी शायद ही कभी देखे गए थे। गरजने की आवाज दूर से आई और जल्द ही यह जिया के विला के ऊपर थी। एक गर्म चक्रवात के बाद हवाई जहाज हवा में रुक गया। ऊपर देखते हुए जिया ने हवाई जहाज पर 3 संकेंद्रित सकल लोगों को देखा। ये कैप्सूल कॉर्पोरेशन का लोगो था। कैप्सूल कॉर्पोरेशन का हवाई जहाज कौन आ सकता था? जिया ने इस पर नजर डाली और सोचा कि कैप्सूल कॉर्पोरेशन के लोग इस समय क्यों आएंगे। उसे अब वापस जाने की जल्दी नहीं थी। आखिरकार होई पोई कैप्सूल की प्लेनेट होंगशान के साथ एक व्यावसायिक साझेदारी थी और उसे पता था कि उसके पास यहाँ एक विला था। ये कैप्सूल निगम के शीर्ष स्तर पर कोई होना चाहिए, इसलिए उसे ये देखने की जरूरत थी कि वह कौन था। जल्द ही हवाई जहाज उतरा और एक युवा और सुंदर महिला अंदर से कूद गई। महिला के सुनहरे बालों वाले लॉन्च के समान सुनहरे बाल थे। उसके बाल नर्म और चिकने थे, सुनहरे बालों वाले लॉन्च के घुंघराले बालों की तरह।
नहीं। जिया ने एक नज़र में उसकी पहचान ली और बुदबुदाया, टाइट्स, वह क्यों आई? उसे टाइट्स को आखिरी बार देखे हुए बहुत समय हो गया था, और वर्तमान में वह तब की तुलना में बहुत अधिक परिपक्व थी। आह, जिया, तुम यहाँ हो। चड्डी आश्चर्य की एक झलक के साथ दौड़ गई। भले ही इतने साल बीत चुके थे, टाइट्स ने अपरिचित रूप से कार्य नहीं किया और जिया के पास भाग गया, जैसे कि वह एक पुराने दोस्त से मिल रही थी। चड्डी, लंबे समय से नहीं देखा, क्या आप मुझे किसी चीज के लिए खोजने आए थे? जिया ने पूछा। चड्डी ने जल्दी से सिर हिलाया और एक बैग से एक बारीक लपेटी हुई किताब निकाली। यह एक उपन्यास लग रहा था। जिया, मेरे द्वारा लिखे गए उपन्यास को देखो। फिर उसने उपन्यास सौंप दिया। टाइट्स का सपना एक उत्कृष्ट एसिफ उपन्यासकार बनना था। क्या उसका सपना पूरा हो गया? जिया को संदेह महसूस हो रहा था क्योंकि उसने उपन्यास लिया और इसके शीर्षक को देखा। अंधेरे राजकुमार के संघर्ष। नाम काफी कलात्मक है, जिया ने मन ही मन सोचा। कुछ पन्नों को पलटने और उपन्यास की सामग्री को देखने के बाद जिया की अभिव्यक्ति थोड़ी अजीब हो गई। उन्होंने एक बार में 10 पंक्तियां पढ़कर कहानी पर संक्षेप में नजर डाली। कहानी की सामग्री पढ़ते समय जिया को डेजा वू की भावना हुई। टाइट्स का उपन्यास मुख्य रूप से अच्छे और बुरे के बीच संघर्ष के बारे में था। इसमें एक विदेशी राजकुमार की कहानी बताई गई थी, जिसकी घर की दुनिया नष्ट हो गई थी और उसे एक अंधेरी ताकत में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया था, और फिर संगठन की व्यवस्था के तहत उसने कई बुराइयों को अंजाम दिया। कमजोर को शरीर के रूप में माना जाता है, लेकिन दिल अभी भी विवेक रखने के लिए संघर्ष करता है। बेशक ये कई विज्ञानफाई तत्वों में मिश्रित था। अगर यह सिर्फ इतना ही होता तो यह जिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं होता। जिस बात ने उसे आश्चर्यचकित किया वह राजकुमार की सेटिंग, काले बाल और उसके पीछे एक भूरे रंग की पूंछ थी। क्या यह वेगेटा के बारे में बात नहीं कर रहा है? इससे भी अजीब बात यह थी कि उपन्यास में वास्तव में बैटल पावर के बारे में एक सेटिंग थी। टाइट्स, आपने पुरुष लीड के लिए इस तरह की सेटिंग के बारे में कैसे सोचा? जिया ने अपना सिर उठाया और अपने चेहरे पर गंभीर नजर के साथ टाइट्स से पूछा। चड्डी ने उसके सुंदर बालों को व्यवस्थित किया जो हवा से उड़ रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। क्या मैंने आपसे पहले फीदिया लोगों से कुछ अंतरिक्ष यान लाने के लिए भीख नहीं मांगी थी? मैंने अंतरिक्ष यान लिया और 2 साल पहले पृथ्वी छोड़ दी। टाइट्स ने धीरे धीरे ब्रह्मांड में जो देखा और सुना उसके बारे में बात की, और फिर एक गोले के आकार के अंतरिक्ष यान से टकराने के बारे में बात की क्योंकि वह ग्रह जिशुई के करीब आ रही थी। तो आप वेगेटा से मिले? यहाँ तक सुनकर जिया पहले से ही निश्चित था कि टाइट्स के अंतरिक्ष यान से टकराने वाला गोले के आकार का अंतरिक्ष यान वेगेटा का था। हाँ, आप कैसे जानते हैं कि उन्हें वेगेटा कहा जाता था? क्या आप भी उसे जानते हैं? चड्डी आश्चर्य से जोर से चिल्लाई। जिया ने अपनी भौहें उठाईं, ये सोचकर कि क्या टाइट्स वास्तव में वेगेटा से मिले थे। यदि हाँ, तो उसे क्यों नहीं मारा गया? कि वेगेटा एक सयान है? हाँ, उसके पास एक पूंछ थी, और वह सयान की तरह है जिसके बारे में जैको ने बात की थी। चड्डी ने सिर हिलाया। जिया ने उसकी कनपटी पर मालिश की और गंभीर स्वर में कहा, मिस टाइट्स, अगर आप जिस व्यक्ति से मिले वह वास्तव में वेगेटा नामक एक सैया है, तो आप अभी भी जीवित कैसे हैं? वेगेटा के ठंडे दिल, निर्दयी और कमजोर व्यक्तित्व के साथ टाइट्स अभी भी जीवित कैसे हो सकता है? क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि वेगेटा युवा था और वह अभी भी ठंडा दिल नहीं था? नहीं, सैया हमेशा बहुत जल्दी परिपक्व हो जाते हैं, इसलिए टाइट्स को छोड़ने का कोई मतलब नहीं था। अरे, आप इस तरह दूसरों के बारे में कैसे बात कर सकते हैं? वेगेटा, वह बच्चा हालांकि बाहर से ठंडा है, लेकिन मुझे पता है कि वह वास्तव में बहुत दयालु है। अप्रसन्न, टाइट्स ने अपने कूल्हों पर दोनों हाथ रखे और कहा, जैसे कि वह अपने भाई को धमका रहा था। वेगेटा, दयालु दिल। जिया लड़खड़ा गया, लगभग नीचे गिर गया। ये स्पष्ट रूप से 2 शब्द थे जो किसी भी तरह से संबंधित नहीं थे। यह मिस टाइट्स कल्पना कितनी बड़ी थी कि वह सोच सकती थी कि वेगेटा दयालु थी। कृपया मुझे बताएं कि वेगेटा से मिलने के बाद क्या हुआ। ठीक है, टाइट्स ने सिर हिलाया और बताया कि वह ग्रह जिशुई पर वेगेटा से कैसे मिली और बाद में क्या हुआ। जैसे ही वह उसे सुनता रहा, जिया ने थूक दिया। वह वास्तव में भाग्यशाली था। उसने जो कहा, उसके अनुसार वेगेटा वास्तव में उसे कई बार मारना चाहता था, क्योंकि आपने अपने अंतरिक्ष यान को तोड़ दिया। आपने मूर्खतापूर्ण तरीके से वेगेटा को फ्रीजा के औपनिवेशिक ग्रह पर भेजा। कहो, मिस टाइट्स, आपकी नसें कितनी बड़ी हैं? ये स्पष्ट रूप से आग थी, लेकिन आप अंदर कूदने के बारे में सोच रहे थे, और मुझे आश्चर्य है कि वेगेटा ने वास्तव में अपना वादा निभाया और आपको जाने दिया। जिया ने आश्चर्य में कहा, ये टाइट्स इतना अनजान है, वह कुछ भी कर सकती है। और वेगेटा, जिसे उसके द्वारा बहुत अपमानित किया गया था और फोटो भी खिंचवाया गया था, अप्रत्याशित रूप से उसे बाद में नहीं मारा। क्या ऐसा हो सकता है कि इस वेगेटा का व्यक्तित्व बदल गया है? बस इसे सुनना एक जैसा नहीं था। जिया समझ नहीं सका, इसलिए उसने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। अगर तुम इस तरह बोलोगे तो मुझे गुस्सा आ जाएगा, चड्डी ने कहा। उसके गाल उभरे। जिया माफी मांगते हुए मुस्कुराई और टाइट्स से पूछा, टाइट्स, क्या तुमने मुझे ये किताब दिखाने के लिए ढूंढा? टाइट्स ने हल्के से अपना सिर
हिलाया और कहा, मेरी पुस्तक पहले ही प्रकाशित हो चुकी है और परिणाम बुरा नहीं है, कम से कम पिछली कहानी की तुलना में अधिक दिलचस्प है जहां मैंने जैको को मॉडल के रूप में इस्तेमाल किया था। वास्तव में ऐसा नहीं है कि यह अधिक दिलचस्प था, बल्कि पहले एक मॉडल के रूप में जैको का उपयोग करने की कहानी बस अच्छी तरह से प्राप्त नहीं हुई थी। मुझे लगता है कि वेगेटा को एक मॉडल के रूप में उपयोग करने की कहानी में खुदाई करने की गहरी क्षमता है, लेकिन मुझे ब्रह्मांड में लोगों की ताकत के बारे में ज्यादा पता नहीं है। हालांकि मैंने वेगेटा को फ्रीजा के बारे में बात करते हुए सुना, लेकिन मैं हमेशा हैरान था। जिया, क्या आपके ग्रह होंगशान की सभ्यता ब्रह्मांड में बहुत शक्तिशाली नहीं है? क्या आप मुझे कुछ संदर्भ देंगे? ठीक है, आप वेगेटा के बारे में कैसे जानते हैं? आपने उसे देखा है? इस समय टाइट्स को अचानक पहले से जिया की प्रतिक्रिया याद आई और कुछ संदिग्ध रूप से पूछा, क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था? होंगशान ग्रह एक सयान बल है। जिया आश्चर्यचकित था। क्या ग्रह होंगशान भी एक सयान बल है? आपने यह नहीं कहा। इससे पहले जैको ने ये नहीं कहा था कि सयान लगभग सभी मर गए थे? वेगेटा ने भी यही बात कही। ऐसा लग रहा था कि चड्डी ने एक नई दुनिया की खोज की है। उसकी आंखें चमक रही हैं। जिया ने अपना सिर हिलाया। क्योंकि हम बहुत जल्दी ग्रह वेगेटा से बाहर चले गए। वेगेटा स्वाभाविक रूप से नहीं जानता है। ठीक है, आप फ्रीजा के बारे में कुछ सेटिंग चाहते हैं? ठीक है, निश्चित रूप से जितना अधिक विस्तृत हो उतना बेहतर है। मैं एक मॉडल के रूप में वास्तविक पात्रों के साथ एक भव्य ब्रह्मांड महाकाव्य लिखना चाहता हूं और फ्रीजा, सयान और एलियंस की कुछ सेटिंग्स जोड़ना चाहता हूं। यह निश्चित रूप से एक बड़ी हिट हो सकती है, टाइट्स ने कहा। उसका जुनून प्रज्वलित था। नॉवल यूएसबी कॉम। जिया ने एक सेकंड के लिए सोचा और कहा, ठीक है, मैं फीदेया लोगों से कहूंगा कि वे आपको उत्तरी क्षेत्र की विस्तृत स्थिति दें। धन्यवाद। टाइट्स ने उसकी इच्छा पूरी कर ली थी, इसलिए उसने उसे बहुत संतोष के साथ धन्यवाद दिया। ये कुछ भी नहीं है। जिया ने अपना हाथ हिलाया। वैसे भी उत्तरी क्षेत्र में बलों को पहले से ही उसके द्वारा गड़बड़ कर दिया गया था। पिछले बलों के बारे में जानकारी मूल रूप से केवल उपन्यास लिखने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। अगर टाइट्स ने वास्तव में उत्तरी क्षेत्र की घटनाओं के बारे में एक उपन्यास लिखा है, तो क्या ये बहुत दिलचस्प नहीं होगा? लेकिन जिया को नहीं पता था कि एक अज्ञात ग्रह पर फ्रीजा, जिसे उसने सोचा था कि मर गया था, वर्तमान में प्रशिक्षण ले रहा था जैसे उसने पहले कभी नहीं किया था। उस समय की करारी हार जहां उनके जीवन को खतरा था, फ्रीजा को तात्कालिकता की एक मजबूत भावना दी। जबकि इससे भी दूर एक स्थान पर एक भयावह और ठंडी रोशनी उत्सर्जित करने वाला एक काला बेड़ा तेजी से आकाशगंगा के केंद्र से गुजरा, जहां गैलेक्टिक गश्ती संगठन स्थित था। पूर्वी क्षेत्र की ओर बढ़ रहा था। अतिरंजित काले बेड़े का सामना करते हुए गैलेक्टिक गश्ती संगठन के लोग, जो हमेशा ब्रह्मांड के क्रम को बनाए रखने का दावा करते थे, केवल दूर से देख सकते थे, आगे बढ़ने और इसे रोकने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती। अध्याय 250। महिला डाकू। 1 घंटे के गिलास में बारीक रेत की तरह समय धीरे धीरे बीत गया और पलक झपकते ही आधा साल बीत गया था। पृथ्वी एक मैदान पर जो लगभग सुनसान हो गया था। मैदान पर ज्यादा वनस्पति नहीं थी। जहां तक आंखें देख सकती थीं, पीली रेत को छोड़कर अंगरक्षकों की तरह जमीन पर खड़े केवल विशाल पत्थर के खंभे देखे जा सकते थे, और वे कुछ गोलाकार समुद्री हिरणों से घिरे हुए थे। पृथ्वी का वातावरण बहुत ही अजीब था। इन जैसे पत्थर के स्तंभों के साथ कई अंधकार में और असीम रेगिस्तान थे। जैसे ही हवा चली, पीली रेत के बीच टम्बलवीड लहराने लगा। क्योंकि यह एकमात्र सड़क थी जो 2 शहरों को जोड़ रही थी, कई व्यापारी समूह और यात्री यहां से गुजरते थे, जिससे रेगिस्तान लुटेरों को लाभ उठाने के कई अवसर मिलते थे। ये लुटेरे आमतौर पर 3 या अधिक के समूहों में थे, और कई बार दर्जनों में भी। वे जीप पर सवार थे, तलवारें और मशीनगन ले जा रहे थे, और जैसे ही रेत बढ़ी, उन्होंने रास्ते में व्यापारियों और यात्रियों को लूट लिया। ठीक है, गोली चलने की भयंकर आवाजें सुनाई देने लगीं। जैसे ही घना धुआं उठा, लुटेरों के बैंड ने एक बार फिर सफलतापूर्वक लूटपाट की, जिसके बाद चोरी के सामान के साथ खुशी से अपने मांद में वापस चले गए। हे बॉस, इस बार की फसल बहुत अच्छी थी। भाइयों के लिए थोड़ी देर के लिए अनियंत्रित रूप से जीने के लिए पर्याप्त थी। जीप में चालक की सीट पर बैठे लुटेरे ने अपने मुंह में एक सिगरेट पकड़ ली, क्योंकि वह संतुष्टि में धूम्रपान कर रहा था, और बगल में अपने मालिक से कहा। उनके मालिक दिल से हंसे, उनके मुंह में शराब का एक मुंह डाला, और उदासीन रूप से कहा, भाइयों, आप थोड़ी देर के लिए खुशी से रह सकते हैं, और फिर हम फिर से एक बड़ी डकैती करेंगे। अगर हम बॉस का अनुसरण करते हैं, तो यह निश्चित रूप से गलत नहीं होगा। हे, वे पुलिस अधिकारी वास्तव में बेकार हैं, फिर भी वे हमें पकड़ना चाहते हैं। ये बस एक सपना है। छोटे भाइयों का एक समूह पुलिस का मजाक उड़ाते हुए खुशी से हंस पड़ा। उनके लिए जब तक वे हर महीने इस तरह लूटने के लिए बाहर जा सकते थे, तब तक वे थोड़ी देर के लिए अनियंत्रित रूप से रह सकते थे, जबकि पुलिस उनके साथ कुछ नहीं कर सकती थी। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं थी कि ऐसा जीवन कितना आरामदायक था। जैसे ही लुटेरे हंस रहे थे और मस्ती कर रहे थे, उनसे कुछ 100 मीटर की दूरी
पर एक विशाल और छायादार जगह थी जो विशाल पत्थर के स्तंभों से घिरी हुई थी। बाहर की तेज गर्मी की तुलना में ये यहाँ बहुत ठंडा था। इस समय काउबॉय कपड़ों में एक व्यक्ति छायादार जगह पर लेटा हुआ था। एक कोमल हवा बह रही थी जो व्यक्ति के सुनहरे सुंदर बालों को उड़ा रही थी। व्यक्ति का चेहरा एक काउबॉय टोपी से ढका हुआ था, जिससे व्यक्ति की उपस्थिति को समझना मुश्किल हो गया था, लेकिन व्यक्ति के सुंदर और नाजुक मोड़ों से यह एक महिला होनी चाहिए। जीप की गड़गड़ाहट की आवाज दूर से आई और जमीन थोड़ी कांप गई, जिससे सुनहरे बालों वाली महिला जाग गई और अपनी टोपी की गंध को सीधा कर दिया। फिर वह उठी और उत्साह के साथ चिल्लाई। उसकी अंधेरी आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं। मैं इतने लंबे समय से इंतजार कर रही थी। अंत में एक शिकार आया है। गोरा महिला आश्चर्यजनक रूप से सुनहरे बालों वाली लॉन्च थी। पृथ्वी पर लौटने के बाद वह अकेले बाहर घूमती रही, ठीक से आराम करने के लिए विभिन्न दर्शनीय स्थलों का दौरा किया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, दुर्लभ ताजा भावना धीरे धीरे कम हो गई। जिस दिन उसने डकैती का दृश्य देखा, उस दिन तक उसके पास करने के लिए और कुछ नहीं था। अचानक ऐसा लगा कि सौभाग्य आ गया है, क्योंकि वह अंततः प्रबुद्ध थी। स्वतंत्रता, खुश, निरंकुश, यह वह जीवन है जो वह चाहता था। मुझे एक डाकू बनना चाहिए क्योंकि यह मेरा जन्मजात स्वभाव है, और मेरा दूसरा स्वयं अच्छी और आज्ञाकारी लड़की हो सकता है। सुनहरे बालों वाला लॉन्च अचानक प्रबुद्ध था। इस क्षण वह समझ गई कि परमेश्वर ने उसे इस संसार में क्यों आने दिया। यह एक डाकू होने के लिए था। बेशक वह बैंकों को चोरी करने या लूटने जैसी निम्न श्रेणी की चीजें नहीं करेगी, क्योंकि यह उसके मार्शल कलाकार की स्थिति को कम कर देगा, और अगर जिया को इसके बारे में पता चला तो उसे निश्चित रूप से डांटा जाएगा। खैर, वह जिया से बहुत डर गया था। वह रेगिस्तान की सीमाओं पर चलते हुए एक भटकने वाला बनना चाहती है, जो शांत और पिजाज दोनों था। इसके अलावा उसे जिया द्वारा व्याख्यान भी नहीं दिया जाएगा। चूंकि उसने निर्णय लिया था, इसलिए उसने जल्दी से रेगिस्तान की व्यापारी सड़क पर अपनी दृष्टि बदल दी। वह साधारण व्यापारी समूहों से शुरू नहीं करेगी, इसलिए उसका लक्ष्य स्वाभाविक रूप से लुटेरों की ओर स्थानांतरित हो गया। बुराई के साथ बुराई से लड़ना, इस तरह वह अपना मूल्य साबित कर सकती है। उसने खुशी से सोचा और फिर एक बड़ा हथौड़ा उठाया और पत्थर के जंगल से बाहर चला गया। चिल्लाओ! जीप ने अचानक ब्रेक लगा दिया। जीप पर सवार लुटेरों में से एक ने अपना संतुलन खो दिया और लगभग नीचे गिर गया। क्या तुम गाड़ी चलाना नहीं जानते? डाकू का मालिक ड्राइवर पर गुस्से से चिल्लाया। जीप चला रहे लुटेरे ने स्टीयरिंग व्हील पकड़ा और सामने दिखाई देने वाली आकृति की ओर इशारा किया। बॉस, देखो, एक औरत आगे का रास्ता रोक रही है। आसपास लुटेरों ने उसकी दृष्टि की रेखा का पीछा किया और सामने देखा, और उन्होंने वास्तव में एक सुनहरे बालों वाली लड़की को स्कार्फ पहने हुए उनकी ओर आते देखा। हालांकि रेत उड़ाने के कारण उनकी दृष्टि की रेखा कुछ अस्पष्ट थी। लड़की के सुंदर कदमों से पता चलता है कि वह एक सुंदर महिला होनी चाहिए। हालांकि जिस बात ने लोगों को असहज महसूस कराया वह ये थी कि लड़की ने अपने हाथ में कोई सामान नहीं ले रखा था। इसके बजाय उसके पास एक बड़ा हथौड़ा था जो उसके शरीर से पूरी तरह से असंगत था। वाह, इतनी सुंदर लड़की। नॉवल USB.com। बॉस, हम भाग्य में हैं। लुटेरों में से एक ने उसके लार को पूछ। उसके चेहरे पर एक भद्दी मुस्कान दिखाई दे रही थी। चले जाओ, ये औरत मेरी है। लुटेरों के बॉस ने गुस्से से अपना हाथ नीचे किया, उसके मुंह में शराब डाली और फिर मशीन गन उठाया और वाहन से नीचे कूद गया। देखते ही देखते बाकी लुटेरे भी एक एक कर गाड़ी से नीचे कूद गए। सुनहरे बालों वाले लॉन्च के आसपास 6 से 7 रेगिस्तानी लुटेरे इकट्ठा हुए। उन्होंने बस यह नहीं सोचा होगा कि जिसे वे एक छोटी भीड़ के रूप में सोचते थे, वह वास्तव में एक विशाल भयंकर शेर था। लुटेरों के मुंह खोलने का इंतजार न करते हुए सुनहरे बालों वाले लॉन्च ने साहसपूर्वक चिल्लाया, यदि आप जीना चाहते हैं तो सभी सामान को अपने ऊपर सौंप दें। लुटेरे चौंक गए, लेकिन फिर वे हंसने लगे। हा हा हा, बॉस, क्या आपने उसे सुना? ये छोटी लड़की हमें लूटना चाहती है। वह नहीं जानती कि यह व्यवसाय हमारा पेशा है। छोटी लड़की, तुम्हें आज्ञाकारी रूप से हमारे साथ आना चाहिए और हमारे मालिक की पत्नी बनना चाहिए। लुटेरे ठहाकों से आगे पीछे हो रहे थे, ये सोचना कि यह खूबसूरत छोटी लड़की उन्हें लूटना चाहती थी। क्या उसे नहीं पता था कि वे लुटेरे थे? ये कमी किस प्रतिष्ठित परिवार से आई थी? क्या उसने फिल्में देखी थीं और उनकी नकल करने के लिए बाहर भागी थी? वह बस जीवित रहने के नियमों को नहीं समझता था। हालांकि ये भी अच्छा था, क्योंकि यह उनके लिए सुविधाजनक था। वे बुरी तरह से हंसे और सुनहरे बालों वाले लॉन्च के पास कदम से कदम मिलाकर पहुंचे। ये देखकर सुनहरे बालों वाले लॉन्च ने अपनी सुंदर नाक को थपथपाया। वह इन लुटेरों की आंखों में अश्लीलता कैसे नहीं देख सकती थी। अचानक उन डाकुओं को, जिन्हें उसने पहाड़ी गांव में मार डाला था जब वह छोटी थी, उसके दिमाग में कौंध गई और उसकी आंखें बर्फीले हत्या के इरादे से चमक उठीं। मूर्खों, सुनहरे बालों वाली लॉन्च ने ठंडा सूंघा। फिर उसने अपने हाथ में बड़ा हथौड़ा उठाया और आगे बढ़ गई। उसकी सुंदर आकृति अचानक उनकी दृष्टि से गायब हो गई। कई लुटेरों की हंसी अचानक बंद हो गई। उन्होंने अपनी आंखों को जोर से रगड़ा जैसे कि उन्होंने कोई भूत देखा हो।
वह अचानक गायब कैसे हो गया? धमाका, हथौड़े के गिरने की आवाज गूंज उठी, जिसके बाद दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। उन्होंने अपने सिर को उस दिशा की ओर मोड़ दिया जहां से चीख आई थी और पाया कि सुनहरे बालों वाली लड़की उनके पीछे दिखाई दी थी और पहले से ही हथौड़े का उपयोग करके अपने एक साथी को बेहोश कर दिया था। क्या हुआ? बेनी बेहोश कैसे हो गया? अच्छा नहीं है, हम एक कठिन फसल में टकरा गए हैं। अपने कॉमरेड को बेवजह गिरते देख लुटेरों के दिल कांप गए और उनके मस्तिष्क की नसें तनी हुई थीं। वे तेजी से आगे बढ़े और सामने वाली लड़की पर निशाना लगाने से पहले अपने हथियार उठाए। पहले मैं केवल कुछ पैसे लूटना चाहता था, लेकिन जब मैंने आपकी आंखें देखी तो मैं आप सभी को मारने के अलावा कुछ नहीं कर सका। मैं वास्तव में लुटेरों से नफरत करता हूँ, सुनहरे बालों वाले लॉन्च ने अत्याचारी रूप से कहा और कदम से कदम आगे बढ़ा। मत आना। लुटेरों ने लॉन्च पर मशीनगनों को निशाना बनाया, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं हिली और फिर भी शांति से आगे बढ़ती रही। जल्दी से गोली मारो और इस औरत को मार डालो। लुटेरों का मालिक घबरा गया और उसकी आंखें गुस्से से चमक उठी, क्योंकि उसने जल्दी से आदेश दिया, जबकि उसकी उंगली पहले ही पहल कर चुकी थी और बंदूक के ट्रिगर को दबा दिया था। डू डू डू, बंदूक की नली से आधा इंच की लौ वाले सांप बाहर निकल आए। अगर कोई साधारण व्यक्ति इस तरह के हमले की चपेट में आ जाता तो वे बहुत पहले ही छलनी में बदल जाते, लेकिन दुर्भाग्य से उनका सामना लॉन्च से हुआ है। सुनहरे बालों वाले लॉन्च की वर्तमान 200 बैटल पावर के साथ वह पृथ्वी पर लगभग अपराजय थी, तो वह केवल गोलियों से कैसे डर सकती थी? मौत को गले लगा रहा है, लॉन्च ने धीरे से कहा, उसका आकर्षक चेहरा गुस्सा दिखा रहा था। उसने अपने हाथ में बड़ा हथौड़ा लहराया और धातु हड़ताली आवाजों की एक श्रृंखला दिखाई दी, जिससे गहरे लाल लौ वाले सांपों की दिशा बदल गई। सभी गोलियां लोहे के हथौड़े से मारी गईं। क्रैकल, चिंगारियां सभी दिशाओं में उड़ गईं और एक पल में जमीन पर कई छोटे छेद दिखाई दिए। क्या आप एक व्यक्ति या भूत हैं? एक डाकू ने कांपती हुई आवाज में पूछा। वे डरे हुए थे। सुनहरे बालों वाली लॉन्च ने अपने सिर पर काउबॉय टोपी को समायोजित किया। उसकी ठंडी आवाज हवा में गूंज और उन्हें मौत की सजा सुनाई। आपको जानने की जरूरत नहीं है, मैं अभी बहुत परेशान हूँ। तुम सब आज्ञाकारी होकर नरक के राजा को देख सकते हो। भाइयों, उसके साथ लड़ो। चूंकि भागना असंभव था, लुटेरे दृढ़ हो गए, उनका खून खौलने लगा। हालांकि उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वे किस तरह के व्यक्ति का सामना कर रहे थे। सुनहरे बालों वाले लॉन्च की ताकत के साथ भले ही उसने वृद्ध राजा पिकोलो का सामना किया, उसके पास उससे लड़ने की ताकत नहीं हो सकती है। इन लुटेरों का कोई अच्छा परिणाम नहीं था। निश्चित रूप से पलक झपकते ही एक चमकदार और पारभासी चमक तेजी से हवा में आगे और पीछे चली गई थी। बैंग बैंग बैंग, धमाके की आवाजों की एक श्रृंखला सुनी गई और कई लुटेरों की आंखें जमीन पर गिरते हुए लुढ़क गईं, मर गईं।